हाँ जी, नमस्कार खम्मागणी, जय श्री राम, राधे राधे। सभी को नमस्कार। कैसे आप सभी? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने अवसर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भैया। सभी साथी जुड़िएगा सेशन में प्यारे साथियों। और जो अपन बात करने वाले हैं वो अपने पटवार वैकेंसी जो अभी जल्द ही एग्ज़ाम मतलब सर पे मंडरा रहा है, तो उसके लिए आपके लिए मैं वन शॉट क्लास लेके आया हूँ, जिसमें राजस्थान की कला संस्कृति जो अपने सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स है उन सभी टॉपिकों को एक ही क्लास में रिवीजन के माध्यम से कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें आप राजस्थान की कला संस्कृति में लोक देवता से लेके अंत तक जितने भी अपने पटवार में टॉपिक्स है उन सभी टॉपिकों को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो भैया एक बार सभी साथी सेशन में जुड़िएगा। और जो बात करेंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से ऊपर ऊपर की बातें करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण बातें करेंगे जो अपने एग्जाम में सीधी सीधी आ सके, और एग्जाम को पुराने पैटर्न्स को नए आरपीएससी के पैटर्न्स को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें हम क्लियर कम करने वाले हैं। एक बार जुड़िएगा। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो भैया करेंगे राजस्थान के लोक देवता, है ना। तो अपने ध्यान रखना, राजस्थान की कला संस्कृति की शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहली चीज़ हमारे रहेगी राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता। सबसे पहला टॉपिक हमारे सामने यही रहता है ना। सबसे पहला टॉपिक हमारे सामने यही रहता है, तो आप एक बार भैया सेशन में जुड़ जाइएगा। देखो सबसे पहले प्यारे साथियों, लोक देवता में हमारे सामने एक सवाल आता है कि हमने जब शुरुआत में चीज़ें पढ़ी थी, तो हम जब भी लोक देवताओं को पढ़ते हैं तो एग्जाम में सवाल पूछते थे पंच पीरों के, कि निम्न में से कौन से पंच पीर भैया है या फिर नहीं है, शामिल है या फिर नहीं है। तो ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं पंच पीर में। देखो पहली चीज़ हमारे सामने रहती है पंच पीरों की। पांच पीर है। पीर क्या होते हैं? जिनकी पंच पीर का मतलब होता है जिनकी हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजा करते हैं, है ना। हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजा करते हैं। अब पंच पीरों में कौन कौन शामिल है अपने भाई? पंच पीरों में मैं चलो आपको ट्रिक के माध्यम से ही समझाने का प्रयास करता हूँ। एक ट्रिक अपनी कहती है गोपा मेरा है ना। गोपा मेरा है, ये हमारी ट्रिक है। तो इस एक शब्द के माध्यम से समझ सकते हैं कि गो से क्या होता है प्यारे साथियों, अपने गोगाजी रहता है ना, गोगाजी। तो ये पंच पीरों में शामिल लोक देवता है। पास से होता है अपने पाबूजी। पास से हम अपने कौन से रहते हैं? पाबूजी रहते हैं। में से कौन रहते हैं भैया? मेहाजी मांगलिया रहते हैं। मेहाजी मांगलिया। आगे बात समझ में। रा से अपने रहते हैं रामदेव जी। रा से कौन रहते हैं? राम देव जी। और है से अपने आप सभी को पता है से कौन रहते हैं? हड़बू जी। तो जहाँ तक मैंने पुराने पेपर्स जिसमें सारी चीज़ें हमने खोज की है, तो आपने को एक सवाल देखने को ज़्यादातर मिलता है ना, कि निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन सा लोक देवता दिख रहा है। चलो इसको थोड़ा यहीं अपने इन्हीं पेन को फॉलो करेंगे। सवाल क्या कहता है कि निम्न में से, निम्न में से यह कौन से लोक देवता पंच पीरों में शामिल नहीं है? पंच पीरों में शामिल नहीं है। और जहाँ तक आपने पढ़ा है और आपने कुछ चीज़ें देखी है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, इसका आंसर ज़्यादातर क्या रहता है भाई? क्योंकि देखो अपने गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, हड़बू जी ये लोक देवता हो जाते हैं, लेकिन एक लोक देवता प्यारे साथियों पीछे रह जाते हैं, वो है अपने तेजा जी। कौन से भैया? तो तेजा जी महाराज ज़्यादातर रहते हैं। क्या है? देखो तेजा जी। अब आप कहोगे तेजा जी, मैंने देखो ये सवाल है ना अपने हिसाब से बनाया है, जैसे कि ज्यादातर ऑप्शन में तेजाजी रहते हैं, क्योंकि तेजाजी राजस्थान के एक प्रमुख लोक देवता है, और उन प्रमुख लोक देवताओं में राजस्थान में पंच पीरों में तेजाजी शामिल नहीं है ना। तो ज्यादातर अपने आंसर यहाँ रहता है, ये एक प्रमुख लोक देवता है, लेकिन ये पंच पीर में क्या है? शामिल नहीं है।
पंचपीर में शामिल नहीं है। तो इसलिए अपने को एक चीज ध्यान रखनी है कि भाई तेजाजी राजस्थान के पंचपीरों में शामिल नहीं है। जैसे कि अपने और बातें करें भैया गोगा जी के बारे में, है ना। तो गोगा जी से बातें अपने ध्यान रखना, इनका जन्म कहाँ होता है, अपने ददरेवा चूरू में होता है। कहाँ पर होता है, ददरेवा चूरू में, इनका चूरू से इनका संबंध है। और चीज़ें नोट करना भाई, इन्हें क्या कहते हैं भैया, सर्प रक्षक देवता कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्प रक्षक देवता कहते हैं, सर्प रक्षक देवता कहते हैं। ध्यान ये रखना, मैंने आपको बताया था कि गोगा जी जब महमूद गजनवी इन आदि से युद्ध करते हैं, तो युद्ध करते करते इनका धड़ अलग जगह कट जाता है, और शीश और नीचे का भाग अलग, धड़, ये ठीक है। तो जो सर कटा युद्ध में, जो सर कटा, सिर कटा, वो कहलाई शीर्ष मेढ़ी, शीर्ष मेढ़ी, है ना। और जो धड़ कटा, क्या कहलाई, धुर मेढ़ी, क्या कहलाई भैया, दुर्मड़ी। और इनकी आज जो पूजा होती है ना, ये चीज नोट करना भाई, पूजा होती है ना, जो मूर्ति है, पूजा या फिर जो मूर्ति है, तो मूर्ति किसकी है भैया, है ना, सर्प की है। मूर्ति किसकी है, सर्प की है। और गोगा जी को ध्यान रखना, गोगा जी को क्या कहते हैं भैया, जहार पीर भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं, जहार पीर, जहार पीर, जहार पीर। आगे बात समझ में, जहार पीर का मतलब होता है साक्षात देवता के रूप में युद्ध करने वाले। मुसलमान इन्हें जहार पीर के नाम से ज़्यादा जानते हैं। ये चीज़ें हमारे सामने रहती है। और ध्यान रखना, गोगा जी का संबंध जो ददरेवा चूरू से है। फिर अपने जो बात करते हैं रामदेव जी की, कुछ बातें बच जाती है, हमारे सामने रह जाती है ना। तो रामदेव जी की कुछ बातें करते हैं। देखो, रामदेव जी, ध्यान रखना, चीज़ें नोट करते हुए चलना। अपने रामदेव जी के बारे में क्या अध्ययन करेंगे भाई, रामदेव जी, ध्यान ये रखना है कि अपने पोकरण जैसलमेर, कहाँ से संबंध है, पोकरण जैसलमेर से संबंध है इनका, रामदेव जी। आगे बात समझ में। और और अपने रामदेव जी का संबंध कहाँ से, उंडू कश्मीर बाड़मेर से। कहाँ से भैया, उंडू कश्मीर बाड़मेर से। और ध्यान ये रखना, रामदेव जी की कुछ और बातें हैं भैया, कि जो इनकी पचरंगी ध्वजा है, इनकी पचरंगी जो ध्वजा है, पचरंगी ध्वजा है, जो पचरंगी ध्वजा है वो क्या कहलाती है, नेजा कहलाती है। आगे बात समझ में, पचरंगी ध्वजा क्या है, नेजा कहलाती है। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। फिर इनके जो मेघवाल भक्त है, इनके जो, देखो जो इनकी पचरंगी ध्वजा है नेजा कहलाती है। मेघवाल भक्त है ना, ये जो मेघवाल भक्त है वो क्या कहलाते हैं भैया, रिखिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रिखिया कहलाते हैं। और अपने रामदेव जी के बारे में और कौन सी बातें हैं कि ध्यान ये रखना है कि रामदेव जी की जो रात्रि जागरण होती है, रात्रि जागरण होती है, वो क्या कहलाती है भैया, जम्मा कहलाती है ना। और जो रात्रि भजन गाते हैं, भजन, वो क्या कहलाते हैं, ब्यावले कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ब्यावले कहलाते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे सामने रहती इम्पोर्टेंस के रूप में। और रामदेव जी की बहुत बहुत सारी बातें, रामदेव जी की जो पूजा होती है ना, वो किसकी होती है भैया, पगलिए की पूजा होती है। पगलिए की पूजा होती है। पगलिया मतलब है रामदेव जी के दो पैर है जिनकी मूर्ति बनी होती है, उनकी यह प्रतीक चिन्ह के रूप में होती है, या फिर पूजा इनके रूप में क्या है भैया, होती है। आगे बातें समझ में, कहीं ना कहीं ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहता है। तो लोक देवता से संबंध में बहुत सारी चीज़ें हैं। तेजा जी के बारे में, तेजा जी के बारे में और हम क्या जानते हैं भाई, तेजा जी के बारे में और क्या क्या चीज़ें रहती है ना। तो तेजा जी के बारे में हम कहीं ना कहीं ये पढ़ते हैं कि भाई तेजा जी को क्या कहते हैं भैया, खरनाल सरदार कहते हैं ना। खरनाल नागौर सेन का संबंध है, खरनाल नागौर सेन का संबंध है। और भैया इनका ससुराल कहाँ है, इनका ससुराल पनेर अजमेर में। ससुराल कहाँ रहता है, पनेर अजमेर में इनका ससुराल रहता है। और तेजा जी की जो घोड़ी है, घोड़ी है वो क्या कहलाती है भैया, लीलन कहलाती है, या फिर श्रृंगार है ना। और
तेजा जी के बारे में और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं भैया तेजा जी की। और ध्यान ये रखना कि गोगा जी के नाम से जो 9 गांठ की राखड़ी होती है उसे क्या कहते हैं, गोगा राखड़ी कहते हैं। 9 गांठ की एक राखड़ी भी होती है, 9 गांठ की राखड़ी बांधते हैं हल और हाली को, उसे क्या कहते हैं अपने, गोगा राखड़ी कहते हैं, गोगा राखड़ी कहते हैं, है ना। और तेजा जी जब कृषि कार्य करते हैं तब तेजा जी के गीत गाए जाते हैं, तेजा टेर कहलाते हैं, तेजा टेर कहलाते हैं। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, हाँ समय अभाव रहेगा, हम 2 घंटे में सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरा ये प्रयास रहेगा कि आपके सामने जो ऊपर ऊपर की सभी चीज़ें हैं वो मैं आपको करवाने का प्रयास करूँगा, है ना। और गोगा जी के बारे में एक और बात लिख सकते हैं भाई, जो गोगा जी की ओल्डी कहाँ है, गोगा जी की ओल्डी है तो लिख देना सांचौर में किलेरियों की ढाणी, है ना, ये याद रख लेना, स्पेस कम है लेकिन सांचौर किलोरियों की ढाणी में रहती है। और तेजा जी खरनाले सरदार कहते हैं। और मारो तेजल सुपर डुपर गाना सुने होंगे आपने, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होगी, बहुत सारी चीज़ें सुनी भी होगी, तो ये चीज़ें हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंस रहती है ना। आगे बात समझ में, लिखो भाई। और जैसे कि रामदेव जी की बात करते हैं तो रामदेव जी के बारे में ये ध्यान रखना, इनका एक ग्रंथ है, उनका एक ग्रंथ इम्पोर्टेंट रहता है 24 बाणियाँ। कौन सा, 24 बाणियाँ इनका बड़ा ग्रंथ इम्पोर्टेंट रहता है। ये चीज़ें हमारे सामने बड़ी इम्पोर्टेंट रहती है। एक बार ये लोक देवता के बारे में हल्की हल्की आँख घुमा लो, फिर जो अपन आगे चलने का प्रयास करेंगे वो अपने लोक देवियों के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कि इनके बारे में, लोक देवियों के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो लोक देवियाँ लिख दो। जो अगला हमारा मुख्य टॉपिक है वो रहेगा राजस्थान की लोक देवियाँ, है ना, लिख दो राजस्थान की लोक देवियाँ। राजस्थान की राजस्थान की लोक देवियाँ, उनके बारे में अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। तो लोक देवियाँ, जो जो लोक देवियाँ उनके बारे में लिखो भैया कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहती है। तो लोक देवियों के बारे में अध्ययन करते हैं। और आपने बहुत बार ये चीज़ें सुनी होगी कि लोक देवियाँ कौन कौन सी लोक देवियाँ में हमारे टॉपिक इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो कुछ लोक देवियों के मैं नाम लिख लेता हूँ, हमारे सामने सीधे ही अपन नाम ही लिखते हैं ना। मैं यहाँ से बात करूँगा करणी माता, अपन किसकी बात करेंगे, करणी माता की बात करेंगे, है ना। तो करणी माता के बारे में अपन और क्या क्या जानते हैं उनके बारे में लिखने का प्रयास करते हैं। कि करणी माता लिखो भाई, कि ध्यान रखना देश नौक बीकानेर से इनका संबंध है, संबंध कहाँ से है, देश नौक बीकानेर से करणी माता का संबंध है। और करणी माता के बारे में क्या भैया, ये चूहों वाली देवी है, कौन सी देवी है, चूहों वाली देवी कहा जाता है। और करणी माता के ध्यान रखना, जो सफ़ेद चूहे हैं, चूहे के दर्शन में शुभ माने जाते हैं, सफ़ेद चूहे, सफ़ेद चूहा काबा कहलाता है, क्या कहलाता है, काबा कहलाता है। और माँ जो करनी है, जो चील, चील उनका क्या है, वाहन है, चील उनका वाहन है। और इन्हें बूढ़ी डोकरी भी कहा जाता है, बूढ़ी डोकरी भी कहा जाता है ना। और ये चारण समाज की कुल देवी है, किसके भैया, चारण समाज की कुल देवी है, किसकी कुल देवी है, चारण समाज की कुल देवी के रूप में पूजा जाता है, किन्हें भैया, करणी माता को। और करणी माता देशनोक बीकानेर में इनका संबंध है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है लोग देव। और ध्यान रखना कि करणी माता के जो मंदिर है उस मंदिर के अंदर क्या है, चूहे बहुत मात्रा में हैं। वो माता का आशीर्वाद है कि वहाँ पर आज तक प्लेग बीमारी है वो भाई क्या है, नहीं फैली। तो प्लेग बीमारी आज तक नहीं फैली, तो सबसे बड़ी माता का आशीर्वाद ही है ना। आगे बातें समझ में, ये सारी चीज़ें रहती है। और ध्यान ये रखना इनका भाई जन्म का नाम अपने रिद्धि भाई, ये तो हमने बहुत बार चीज़ें पढ़ी है, बचपन का नाम, बचपन का नाम रिद्धि भाई था, रिद्धि भाई, है ना। और जन्म होता सुआप गांव इनका, ये भी ध्यान रखना सुआप गांव से संबंध, सुआप गांव का संबंध कौन सी लोक देवी से, तब अपन ये लिख सकते हैं कि भैया माता करणी से इनका क्या है, कहीं ना कहीं इनका संबंध रहता है। और माता करणी इंपॉर्टेंट रहती है भैया एग्जाम की दृष्टि से लोक देवियों के संबंधित
दृष्टि से। आगे बातें समझ में। लिखते हो नागनेची माता, लिखते हैं नगाना बालोत्रा में। रावधूड़ इनके मूर्ति कर्नाटक कर्नाटक से लाते हैं। तो लिखते हो भैया नागनेची माता, है ना। कहीं ना कहीं हमारे लिए नागनेची माता इंपॉर्टेंट रहेगी। वो नगाना बालोत्रा में मंदिर कहाँ रहेगा इनका, नगाना बालोत्रा में। नगाना बालोत्रा में इनका संबंध रहेगा। और ये ध्यान रखना कि रावधूड़, एक शासक का नाम आता रावधूड़। ये इनकी मूर्ति कर्नाटक से लाए थे। इनकी मूर्ति कहाँ से लाए थे, कर्नाटक से इनकी मूर्ति लाए थे। कर्नाटक से नागनेची माता की मूर्ति लेकर आए थे, जिन्हें चक्रेश्वरी माता भी कहा जाता है। इन माता को क्या कहते हैं भैया, चक्रेश्वरी माता भी कहते हैं। और रावजोधा ने मेहरानगढ़ में नागनेची माता का मंदिर का निर्माण करवाया। इन्हें क्या कहते हैं, चक्रेश्वरी माता भी कहा जाता है। इन्हें चक्रेश्वरी माता भी कहा जाता है। और रावजोधा ने, राव जोधा ने मेहरानगढ़ में, मेहरानगढ़ में माता के मंदिर का निर्माण करवाया है। माता के मंदिर का निर्माण करवाया है। रावजोधा ने माता के मंदिर का निर्माण करवाया। ये चीज़ हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि लोक देवियों में हमें सवाल इन्हीं चीज़ों से मिलते हैं, सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो करणी माता लिख दो और नागनेची माता लिख दो। अब जीण माता सीकर लिख सकते हैं, मंदिर रेवासा सीकर में, है ना। और पृथ्वीराज फर्स्ट के शासनकाल में हट्टर ने मंदिर का निर्माण कराया। लिख दो भैया। अगली माता अपनी कौन सी रहेगी, जीण माता रहेगी। लिख दो भैया जीण माता। जीण माता के बारे में ध्यान रखना, मंदिर का है भैया रेवासा सीकर में, रेवासा सीकर में इनका मंदिर रहेगा। और पृथ्वीराज फर्स्ट के समय, पृथ्वीराज फर्स्ट के समय, आज थोड़ी हेड राइटिंग का ध्यान रख लेना ना। रावहट्टड़, रावहट्टड़ ने मंदिर का निर्माण करवाया, मंदिर का निर्माण करवाया, निर्माण करवाया रावहट्टड़ ने। ठीक है, तो साथ साथ में चीज़ें, मतलब मैं कह रहा हूँ कि हेड राइटिंग का मतलब है कि आज चीज़ें जल्दी जल्दी लिखेंगे तो थोड़ी सही नहीं लिखेगी, लेकिन आपको चीज़ें अच्छी देने का, ज़्यादा देने का प्रयास में करने का। चौहान समाज की इष्ट देवी है और मधुमक्खियों की देवी है। दो तीन चीज़ें और लिख देते हैं कि भैया ये मधुमक्खियों की देवी कहते हैं, ये ध्यान रखना। मधुमक्खियों की देवी कहते हैं। और प्यारे साथी और क्या चीज़ रहती है, और चीज़ ये रहती है कि भैया अभी जो वर्तमान में आज भी दे रहे हैं कि केंद्र सरकार इनको घी देती है। केंद्र सरकार ज्योति हेतु घी देती है, ज्योति के लिए घी देती है। तो केंद्र सरकार कौन सी लोक देवी के लिए आज भी घी प्रोवाइड करवाती है, घी उपलब्ध करवाती है, तब हमारे सामने एक चीज़ आती है क्या भैया, जीण माता। और जीण माता का संबंध कहाँ से है, रेवासा सीकर से है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। जीण माता का संबंध कहाँ से है भैया, रेवासा सीकर से। और मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। आगे बात समझ में, चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लिख दो भैया कि आशापुरा माता, अगली माता जी के बारे में लिख सकते हैं, आशापुरा माता, आशापुरा माता। तो आशापुरा माता के बारे में हेडिंग लगा। और आशापुरा के बारे लिख दो मंदिर नाडोल पाली में, नाडोल के लक्ष्मणराज चौहान ने मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर कहाँ है, नाडोल पाली में। ये चीज़ लिख दो, इनका मंदिर कहाँ है, मंदिर है नाडोल पाली में, नाडोल पाली में। और मंदिर का निर्माण करवाया लक्ष्मण राज चौहान ने, लक्ष्मण राज चौहान ने मंदिर का निर्माण करवाया है। आगे बात समझ में। और ध्यान रखना इनके जो पूजा के समय जो महिला है ना, वो क्या है भैया, घूंघट और घूंघट रखती है और हाथों में मेहंदी नहीं लगाती है। ये चीज़ ध्यान रखना। महिलाएं, महिलाएं एक तो क्या नहीं लगाएगी, मेहंदी नहीं लगाएगी, और घूंघट और
घूंघट लगाएगी। दो चीज़ रहती है, एक तो महिलाएं क्या करती है कि भैया जब इनकी माता की पूजा की जाएगी तब महिलाएं है ना वो मेहंदी का प्रयोग नहीं करेगी, हाथों में मेहंदी नहीं लगाएगी, तो क्या करेगी, घूंघट का प्रयोग करेगी। ये चीज़ें हमारे किसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है ना। आगे बात समझ में, तो सबसे पहले अपने ये लोक देवियों हैं, कुछ लोक देवियों के बारे में अध्ययन किया, और ये अपने कुछ लोक देवता है। आगे बात समझ में, और लोक देवियाँ जैसे कि आशापुरा माता मंदिर नाडोल पाली में लक्ष्मणराज चौहान के द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। और ध्यान रखना, आई माता भाई मंदिर लिख सकते हैं बिलाड़ा जोधपुर में। आई माता के बारे में भी लिख सकते हैं, मंदिर का है, और लिख सकते हैं आई माता बिलाड़ा जोधपुर, है ना। आई माता का मंदिर कहाँ है भाई, अपने बिलाड़ा में पड़ता है। बिलाड़ा में आई माता का मंदिर कहाँ है, अपने बिलाड़ा के अंदर आई माता का मंदिर भी हो जाता है। आगे बात इस समझ में, तो ये अपने राजस्थान की कुछ कुछ लोक देवियाँ, नहीं देवियाँ मैं पूरी नहीं कह सकता, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, कुछ लोक देवियाँ। आगे बातें समझ में, और हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाने व छुआछूत को बढ़ाने का प्रयास किया था इन माताओं ने। आगे बात अब राजस्थान के प्रमुख मेले और त्योहारों की मैं बात करने का प्रयास करूंगा, अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के मेले और त्योहार, है ना। राजस्थान के मेले व मैं त्योहारों की बात करूंगा, राजस्थान के मेले और त्योहार। राजस्थान के मेले और त्योहारों के बारे में लिखो भाई। और प्यारे साथियों, आप सभी को ये चीज़ें ध्यान होनी चाहिए कि भाई मेले और त्योहारों में अपने महीने कौन से है भैया, कि चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, है ना। तो ये अपने क्या रहते हैं भैया, ये अपने हिंदी महीने रहते हैं, हिंदी महीने, ये अपने क्या रहते हैं, हिंदी महीने रहते हैं। और अपने जो रहती है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और ये अपने क्या रहती है भैया, अंग्रेजी महीनों के नाम हैं, अंग्रेजी महीने, अंग्रेजी महीने। और जो अपने मुहर्रम है, मुहर्रम है, ईद है, ये अपने क्या रहते हैं, मुस्लिम, मुस्लिम महीने हैं, मुस्लिम महीने। और रोज़ा है, ये अपने क्या है, मुस्लिम महीनों के नाम आ जाते हैं। तो ये चीज़ें हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण रहती है। ये अपने क्या है, राजस्थान के त्योहारों की हम बातें करेंगे, है ना। चैत्र शुक्ल एकम को 9 वर्ष होता है ना। ध्यान ये रखना कि चैत्र जो हिंदी महीनों के अनुसार 9 वर्ष कब होता है, हिंदी महीनों के अनुसार 9 वर्ष कब होता है, तो 9 वर्ष न्यू ईयर कब होता है, चैत्र शुक्ल एकम को, चैत्र शुक्ल एकम को। हिंदी महीनों के अनुसार दो चीज़ें हैं भैया, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, तीज त्योहारा बावड़ी, है ना, तीज और गणगौर। गणगौर वो क्या होते हैं, त्योहार समाप्त होते हैं, त्योहार समाप्त होते हैं। और तीज को क्या भैया, त्योहार की शुरुआत होती है। तब अपने राजस्थान में कहते हैं तीज त्योहारा बावड़ी और ले डूबी गणगौर, ये चीज़ें रहती है। छोटी तीज श्रावण शुक्ल की तृतीया और चैत्र शुक्ल की तृतीया को, है ना, ये यहाँ लिख सकते हैं, श्रावण शुक्ल की तृतीया, श्रावण शुक्ल की तृतीया, शुक्ल की तृतीया, और चैत्र शुक्ल की तृतीया को, ना इस दिन छोटी तीज होती है, छोटी तीज। और चैत्र शुक्ल तृतीया को क्या होती है, गणगौर होती है, गणगौर। इस दिन त्योहारों की शुरुआत होती है,
फेस्टिवल स्टार्ट होते हैं, त्योहारों की शुरुआत होती है। और गणगौर के दिन क्या होती है भैया? त्योहारों की समाप्ति होती है, त्योहारों की समाप्ति होती है। और मुसलमान की जो ईद होती है ना, जो रोज़ा होता है, सबसे क्या होता है? पवित्र माह होता है, पवित्र माह होता है। और इसके दिन वो रोज़ा रखते हैं, एक डे, मतलब शाम को भोजन करते हैं, इनकी ये रोज़ा का सिस्टम रहता है। आगे बातें समझ में, ये सारी चीज़ें रहती है। तो ध्यान रखना, अपने श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हरियाली अमावस्या मनाते हैं। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को, ये जो श्रावण मास है, इसका जो कृष्ण पक्ष है, इसका जो कृष्ण पक्ष है, इस कृष्ण पक्ष को क्या मनाते हैं भैया? हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या मनाते हैं। तो ये कुछ त्योहार से, कुछ इम्पोर्टेंट त्योहार लिख सकते हैं, है ना, कि भैया कुछ महत्वपूर्ण, कुछ महत्वपूर्ण त्योहारों के बारे में लिख सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण त्योहारों में भैया कौन कौन सी चीज़ें आएगी हमारे सामने, इसको हटा ही देते हैं, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कुछ महत्वपूर्ण त्योहारों में देखो, चीज़ें दो प्रकार की रहती है। एक तो अपने हिंदी महीने ये वगैरह ये रहते हैं। तो सबसे पहले अपन जो बात करते हैं, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को क्या मनाते हैं? हरियाली अमावस्या। ये चीज़ें लिखो। सबसे पहले देखो, अपन जो बात करेंगे, श्रावण माह के कृष्ण पक्ष के कृष्ण पक्ष और कृष्ण पक्ष की अमावस्या को क्या भैया? हरियाली अमावस्या मनाते हैं, हरियाली अमावस्या मनाते हैं। ये चीज़ें, इस हिसाब से कुछ त्यौहार लिखने का प्रयास करेंगे कि अपने क्या है, कुछ जो त्यौहार बचे, जो इम्पोर्टेंट त्यौहार है, उन त्योहारों को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। जिसमें देखो, ये चीज़ें नोट करना कि अपने जब लोक देवता पढ़ते हैं, लोक देवियाँ पढ़ते हैं, है ना, और जो त्यौहार पढ़ते हैं, जो लोक संत और संप्रदाय, उन सभी को कनेक्ट करना है। उन सभी को अगर कनेक्ट करेंगे तो अपने क्या चीज़ें कंप्लीट होती जाएगी, क्योंकि त्यौहार लोक देवता और लोक देवी उन्हीं से संबंध है ना। आगे बात समझे। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को छोटी तीज मनाई जाती है। तो ये भी चीज़ लिखो भैया, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष और शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है, या फिर तृतीया ऐसे ही लिखते हैं, तृतीया, उस दिन क्या होती है भैया? छोटी तीज मनाते हैं। क्या मनाते हैं? छोटी तीज मनाई जाती है। और इस दिन प्यारे साथियों क्या होती है भैया? त्योहारों की शुरुआत होती है, त्योहारों की शुरुआत होती है। आगे बातें समझ में, एक एक चीज़ें कंप्लीट है ना, एक एक चीज़ें हमारे सामने कंप्लीट होनी चाहिए। ये अपने राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर इस हिसाब से त्यौहार पढ़ने, और चीज़ें ध्यान रखना कि शॉर्ट नोट्स के रूप में पढ़ने अपने, है ना, ठीक है। और कह सकते हैं कि भैया कि ये जो श्रावण मास है, उसके शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाते हैं। ध्यान रखना, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को, श्रावण माह, श्रावण मास का जो शुक्ल पक्ष है, जो शुक्ल पक्ष है, और शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा को क्या है भाई? रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं, रक्षाबंधन का त्यौहार, रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। ये त्यौहार भैया भाई बहन के रिश्तों के लिए बड़ा पवित्र माना जाता है। एक बहन आपको होली या फिर दीपावली को आपसे मिलना नहीं मिल पाएगी तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहन आपसे रक्षाबंधन के दिन जरूर मिलना चाहेगी। जब आसपास की सभी लड़कियां अपने भाइयों को राखी बांधती है, तब आपकी बहन की भी इच्छा होती है कि मेरे, काश मेरा भाई मेरे पास होता तो मैं उसकी राखी बांधती। आप स्टडी करते हो, बहुत अच्छी बात है, वैकेंसियों का दौर है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, घर जाना
क्योंकि प्यारे साथियों, मारवाड़ी में कहते हैं वार त्योहार घर पे जाना चाहिए। जो कुछ अच्छे दिन होते हैं, कुछ पवित्र दिन होते हैं, वहाँ घर अपनी डिमांड होती है, अपनी मांग होती है, वहाँ बहन से परिवार से मिलना होता है। तो ये मत कहना आप 2 दिन से कोई इतना टाइम वेस्ट नहीं हो पाएगा। समय है आपके पास, और समय नहीं है तो भी आप पहले समय अगर वेस्ट नहीं किया तो आज आप आराम से जा सकते हो। तो इसलिए जाना, मिलना, राखी बंधवाना बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। बहन को गिफ्ट देना, अच्छा खुश करना, बड़ी प्रसन्न होती है, वो गिफ्ट की भूखी नहीं होती है। वैसे बहन के द्वारा भाई को सताने में बड़ा मज़ा आता है ना। लेकिन फिर भी वो जो रिश्ता होता है बड़ा पवित्र होता है, बड़ा प्योर होता है ना। ये सारी चीज़ें रहती है। तो ये कब मनाते हैं? श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। और ये भाई बहन का अटूट प्रेम है। किसके लिए भैया? भाई बहन, भाई बहन के रिश्तों का अटूट प्रेम इसको दर्शाता है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है हमारे लिए कहीं ना कहीं। आगे बातें समझ में? तो ये सारी चीज़ें लिखो, फिर अपन आगे चलते हैं, है ना। लिखते हैं भैया। ये श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया को बड़ी तीज मनाई जाती है। ये थोड़ा सा चेंज है। देखो, श्रावण मास है, श्रावण माह, यहाँ पर शुक्ल पक्ष है, तो अपने श्रावण मास के अंदर कृष्ण पक्ष की तृतीया, कृष्णा पक्ष की तृतीया को अपने क्या मनाते हैं भैया? बड़ी तीज मनाते हैं। बड़ी तीज मनाते हैं, बड़ी तीज मनाते हैं। उसे सातोड़ी तीज भी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सातोड़ी तीज भी कहते हैं। तो थोड़ा सा परिवर्तन है। यहाँ अपने क्या है? शुक्ल पक्ष है, यहाँ अपने कृष्णा पक्ष है। तो थोड़ा सा डिफरेंट है। इन डिफरेंट को एग्जाम में गलत मत करना, क्योंकि डिफरेंट है अपने को क्या है, कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। बड़ी तीज है, कजली तीज है, सातोड़ी तीज है। बड़ी तीज है, सातोड़ी तीज है, कजली तीज है ना। बड़ी तीज, सातोड़ी तीज, कजली तीज, ये हमारे एग्जाम के दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण रहते हैं। तो अपने 3 टॉपिक पर हल्की हल्की आंख घुमाई है। लोक देवता, लोक देविया, मेले और त्योहार। अब मेले और त्योहार, कुछ ये चीज़ें साथ साथ में लिखते रहना नोट। मतलब कुछ चीज़ें अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो आप लिखते रहना, है ना। बूंदी की तीज प्रसिद्ध है। तीज कहाँ के प्रसिद्ध है मेरे भाई, थोड़ा बता सकते हैं, है ना। तीज कहाँ की प्रसिद्ध है पहले तो वो बता दो, है ना। ठीक है, चलो लिखो। और आपके लिए एक छोटी सी चीज़ और लिख के जाता हूँ, फिर आगे चलते हैं कि भैया तीज कहाँ की फेमस है। तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। तीज कहाँ के प्रसिद्ध है? अपने बूंदी की प्रसिद्ध है। मैं आपको जोश नहीं दिखाऊंगा, हा हल्लो नहीं करूंगा। मैं कम समय में ज़्यादा चीज़ें लिखवाने का प्रयास करूंगा, इसलिए मैं बहुत डीप वॉइस के साथ बोल रहा हूँ, ताकि अब अगर हेडफोन लगा के भी सुन रहे हैं ना, तो आपको मेरी वॉइस है जो कर्कश नहीं लगे, कानों को चुभे नहीं, आपको लगे कि हमारा भाई हमें बहुत अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा है। तो ये चीज़ें आपके लिए बेनिफिट रहेगी। तो मैं भी मानूंगा मेरे भाई है, मेरी बहन है, मेरी बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं भी रहेगी, है ना। मेरी बहन ने राखी बांधी, आप सभी राखी जरूर जरूर बांधना। ये सारी चीज़ें रहती है। आगे बात है समझ में? तो ये अपने राजस्थान की, अब जो अपन हमारा टॉपिक रहेगा, राजस्थान के प्रमुख संत व संप्रदाय, है ना। राजस्थान के प्रमुख, राजस्थान के प्रमुख संत एवं संप्रदाय, राजस्थान के प्रमुख संत एवं संप्रदाय, ये टॉपिक भी हमारे एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण। मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि कोई भी टॉपिक छोड़े नहीं, क्योंकि उस टॉपिक्स में से कौन सा सवाल पूछा जाए जो हमें नहीं आता बाकी सबको आ जाए, वो हमारे लिए सही नहीं। दादू दयाल लिख दो। जन्म अहमदाबाद में होता है, पालन पोषण लोधीराम ने ब्राह्मण ने किया था। तो सबसे पहले लिखो दादू दयाल। दादू दयाल के बारे में इनका जन्म जन्म वगैरह सारे लिखते हैं। दादू दयाल, दादू दयाल के बारे में आप जानते हो। इनका जो इनका जो जन्म है ना, वो कहाँ पर? अहमदाबाद गुजरात में। जन्म अहमदाबाद, अहमदाबाद गुजरात से इनका संबंध है।
और इनका लालन पालन लोदीराम ब्राह्मण ने किया था। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है। लालन पालन, लालन पालन किसने किया था भैया? लोदीराम ब्राह्मण ने किया था। लोदीराम ब्राह्मण ने इनका लालन पालन किया था। क्योंकि और जो संत दादू दयाल है, दादू दयाल के बारे में बहुत सारी चीज़ें फेमस है, बहुत सारी चीज़ें, इतनी चीज़ें कि मैं आपको दादू दयाल के बारे में 2 घंटे का 3 घंटे का लेक्चर अकेला दे सकता हूँ, है ना। इनके गुरु ब्रह्मानंद जी थे, निर्गुण भक्ति का संदेश दिया था, ये ध्यान रखना। गुरु ब्रह्मानंद जी थे और निर्गुण भक्ति का संदेश दिया था। उनके गुरु कौन थे भैया? गुरु ब्रह्मानंद थे, ब्रह्मानंद थे, और निर्गुण भक्ति का संदेश दिया था। निर्गुण भक्ति का संदेश, भक्ति का संदेश दिया। और बेसिकली अगर भक्ति की बात करें, अगर जनरल भक्ति की बात भी कर ले, तो भक्ति कितने प्रकार की भैया? भक्ति बेसिकली 2 प्रकार की है। एक तो कौन कौन सी है? एक निर्गुण भक्ति है, निर्गुण, एक होती है सगुण। सगुण तो बेसिकली 2 प्रकार की भक्ति है, निर्गुण भक्ति धारा और भैया सगुण भक्ति धारा। ये 2 चीज़ हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है भक्ति के संबंध। और इन्हें राजस्थान का कबीर कहते हैं। आगे बात समझने, वो सत्संग स्थल अलख दरीबा कहलाता है। इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है, माफ करना, राजस्थान का कबीर कहा जाता है, कहा जाता है। और इनका जो सत्संग स्थल है, सत्संग स्थल अलख दरीबा कहलाता है। अलख दरीबा कहलाता है। इनका सत्संग स्थल क्या कहलाता है भाई? अलख दरीबा कहलाता है। तो राजस्थान के कबीर के नाम से कौन से संत फेमस है भैया? संत दादू दयाल जी, जिनका संबंध अहमदाबाद गुजरात से है ना। मुख्य केंद्र नरेना जयपुर में। और ये ध्यान रखना, इन्होंने ढूंढाड़ी भाषा में उपदेश दिए, तो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ना। फाल्गुन शुक्ल की पंचमी को मेला पड़ता है। फाल्गुन शुक्ल की पंचमी को, फाल्गुन शुक्ल की पंचमी, शुक्ल की पंचमी। और ढूंढाड़ी भाषा में इन्होंने उपदेश दिया है। ढूंढाड़ी भाषा में उपदेश इन्होंने क्या दिया है? ढूंढाड़ी भाषा में भाई उपदेश दिया है। तो हमारे सामने एक शख्सियत का नाम आया, क्या भाई? हमने लिखा कि दादू दयाल। दादू दयाल जन्म अहमदाबाद गुजरात में। लालन पालन किसने किया भैया? लोदीराम ब्राह्मण के द्वारा इनका लालन पालन किया जाता है। आगे बातें समझ में। और चीज़ें कंप्लीट है यहाँ तक, किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। तो अब लिख सकते हैं भैया सुंदर दास जी, है ना। अब लिख सकते हैं सुंदर दास जी, या फिर ये लिख सकते हैं कि भैया इनके 52 शिष्य थे। इनके क्या थे? 52 शिष्य थे। ये क्या कहलाते हैं? 52 स्तंभ कहलाते हैं, स्तंभ कहलाते हैं। और सुंदर दास जी, सुंदर दास जी, सुंदर दास जी कौन थे? तो सुंदर दास जी इनके क्या थे? बड़े शिष्य हुआ करते थे, बड़े शिष्य हुआ करते थे। ये ध्यान रखना। इनके 52 शिष्य से तो 52 स्तंभ कहलाते थे। 52 शिष्य क्या कहलाते थे भैया? 52 स्तंभ या फिर 52 थाम्बे कहलाते थे। और वास्तविक नाम इनका भीमराज है। और मुख्य केंद्र क्या है? अलवर पड़ता है। नागा शाखा की शुरुआत की थी, है ना। और इन्होंने क्या किया था? नागा शाखा की शुरुआत की थी। नागा शाखा की शुरुआत की। और मुख्य केंद्र, मुख्य केंद्र था अलवर। और मूल नाम था भीमराज, मूल नाम था भीमराज, मूल नाम क्या था? भीमराज। तो ये अपने रहते हैं सुंदरदास जी और दादू दयाल की कुछ महत्वपूर्ण बातें। आगे बातें समझ में। दादू दयाल और कुछ ये जो अन्य प्रमुख लोक देवता है, लोक संत संप्रदाय है, संत है, उनकी बात करते हैं ना। आगे बात समझ, जो एक सुंदरदास जी है,
ठीक है, लिख दो भाई सुंदरदास जी। और अपने लोक देवताओं में एक, सॉरी, एक लोक संत में एक जाम्बू जी का नाम और लिख लेते हैं। जाम्बू जी के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं। जाम्बू जी के बारे में, और अगर जाम्बू जी के बारे में बात करने का प्रयास करें, जिसमें सबसे पहली बात, इनका मूल नाम क्या था भाई? मूल नाम क्या था? धनराज था। धनराज था। और ये क्या बिश्नोई समाज के प्रवर्तक थे? ये कौन थे कि भैया? बिश्नोई समाज के प्रवर्तक थे। और इन्होंने 29 नियम बताए हैं। 29 नियम बताए हैं। और इनका ग्रंथ है शब्दवाणी। शब्द वाणी। और ये ध्यान रखना, पिता लोहट जी थे। पिता कौन थे भैया? लोहट जी। माता हंसा देवी। माता हंसा देवी। और इनका जो इनके जो मंदिर कहाँ कहाँ पर है, तो मंदिर लिख सकते हैं मुकाम तालवा, मुकाम नौका बीकानेर, और इनका मंदिर का समराथल दोरा। समराथल दोरा, लालासर सातरी, और जाजीवाल। और इनके जो अवशेष है, या फिर इनका जो शरीर है, वो क्या कहलाता है भैया? साथरी कहलाते हैं। इनका जो पूजा स्थल है वो साथरी कहलाता है। और ये हरी कंकेड़ी, कंकेड़ी क्या होती है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे बैठ के, आगे बात समझ में, हरी कंकेड़ी। और इन्होंने कुछ 29 नियम बताए थे। और ये ध्यान रखना, ये प्रकृति प्रेमी लोक देवता थे। और इन्हें वैज्ञानिक वैज्ञानिक भी कहा जाता है। वैज्ञानिक भी कहा जाता है। और इन्होंने क्या कहा था भाई? कि लीला वस्त्र ना धारण करे। लीला वस्त्र ना धारण करे, मना किया हुआ है। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहती है कि प्रकृति से जुड़े व्यक्ति थे, जिन्होंने एनवायरमेंट और प्रकृति पेड़ को बचाने के लिए। और सिकंदर लोधी ने गौ हत्या पर रोक भी लगाई थी। सिकंदर लोधी। और सिकंदर लोधी ने क्या की थी? गौ हत्या पर प्रतिबंध, गौ हत्या पर प्रतिबंध भी लगाया था। गो हत्या पर प्रतिबंध भी लगाया था। तो ये कहीं न कहीं अपने लोक संतोष संप्रदाय में जाम्बू जी की बातें बड़ी महत्वपूर्ण रहती है ना? लिख दो भाई। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे लोकगीतों की। राजस्थान के प्रमुख लोकगीत कौन कौन से, उनकी बात करते हैं। लिखो भैया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है राजस्थान के लोकगीत। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा अपने? राजस्थान के लोकगीत। राजस्थान के लोकगीत। तो लोकगीतों के बारे में भाई एक कथन दिया है किसने? ये कथन बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। किसका भैया? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी जी के कथन बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है? कि लोकगीत, लोकगीत जनता की भाषा है। जनता की भाषा है। वह हमारी संस्कृति की पहरेदार है। हमारी संस्कृति की हमारी संस्कृति की पहरेदार है। तो ध्यान रखना, लोकगीत जनता की भाषा है और हमारी संस्कृति की पहरेदार है। ये जो उक्ति है, ये जो कथन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये किसने दिया भैया? महात्मा गांधी। रविंद्रनाथ टैगोर का लोकगीत हमारी संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली एक एक कला है। रविंद्रनाथ टैगोर क्या बताते हैं?
रविंद्रनाथ टैगोर क्या बताते हैं? लोकगीत हमारी संस्कृति का, लोकगीत हमारी संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला है। लोकगीत हमारी संस्कृति के सुखद संदेश ले जाने वाली कला है। ये किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। किसने कहा? और इन्हें तीन भागों में, जन सामान्य के, व्यावसायिक और क्षेत्रीय लोक नृत्य, तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया भाई? तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग हमारे सामने कौन सा रहता है? कि जन सामान्य के लोकगीत, जन सामान्य के लोकगीत। व्यावसायिक लोकगीत, जन सामान्य के लोकगीत, व्यावसायिक लोकगीत। ध्यान रखना, लोकगीतों की श्रेणी में तीन लोकगीत है। जन सामान्य के लोकगीत और भैया क्षेत्रीय, है ना, क्षेत्रीय लोकगीत। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। कौन से भैया? क्षेत्रीय लोकगीत। तो तीसरा अपने कौन सा रहता है? क्षेत्रीय लोकगीत। क्षेत्रीय लोकगीत। तो अब हमारे सामने कौन कौन सी चीज़ आ गई? पहली बात ये होगी कि भैया पहला भाग कौन सा है? जन सामान्य के लोकगीत। दूसरा कौन सा है? व्यावसायिक, व्यावसायिक लोकगीत। और तीसरा है क्षेत्रीय लोकगीत। तीसरा कौन सा है? अपने क्षेत्रीय लोकगीत। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। जन सामान्य के लोकगीत में संस्कार संबंधी है ना, इनको पांच भागों, जन संस्कार संबंधी, त्यौहार संबंधी, धर्म संबंधी। पर इसमें कौन कौन से है कि भाई संस्कार संबंधी हो जाएगा? संस्कार संबंधी, त्योहार संबंधी, त्योहार संबंधी, धर्म संबंधी। संस्कार जिसमें गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोनियन, जो जन्म से पहले के संस्कार हो जाते हैं, कंप्लीट, है ना। आगे बात समझ में। और ऋतु संबंधी और विविध, ये भी लिख सकते हैं। ऋतु संबंधी और विविध, ये लोक नृत्य भी है। 4 नंबर में अपने ऋतु संबंधी, और 5 में अपने कौन से रहते हैं? विविध, अन्य भी रह जाते हैं। ये चीज़ हमारे लिए एक और इम्पोर्टेंट रह जाती है कि अपने लोकगीतों की श्रेणी में और कौन कौन से है। तो ध्यान ये रखना, संस्कार अपने हिंदू धर्म में अपने कितने बताए हैं? 16। तो जन्म से पहले के कितने हैं भैया? 3। कौन कौन से? गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोरियन। ये फिर जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद्य, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, है ना, विवाह और अंत्येष्टि। ये अपने क्या रह जाते हैं भैया? पूरे 16 संस्कार रह जाते हैं। ये अपने क्या है? संस्कार संबंधी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट रहती है। आगे बातें समझ में लिखो। जच्चा है, सगाई है, गुड़चड़ी है, बन्ना बनी है ना, ये तो सुने ही होंगे। हैं, ये तो सुने ही होंगे। संस्कार संबंधी में क्या है? जच्चा है, जच्चा है, सगाई है, घुड़सवारी है, घुड़सवारी है, हैं, संस्कार संबंधी जैसे कि जच्चा, घुड़सवारी और सगाई, है ना, बन्ना बनी, मायरा भात, है, बन्ना बनी, बन्ना बन्नी, मायरा या फिर भात। ये सारे संस्कार, सॉरी, ये सारे लोकगीतों की श्रेणी में आते हैं। लोकगीतों की कौन सी श्रेणी में? संस्कार संबंधी, और वो भी जन सामान्य के लोकगीतों के अंदर आते हैं। लोकगीत तो वो अपनी, ध्यान रखना, जन सामान्य के द्वारा लोग गाए जाते हैं, जन सामान्य के द्वारा गाए जाते हैं।
त्यौहार संबंधी में भाई हीड़ है, रशिया है ना। हीड़ त्यौहार संबंधी में कह सकते हैं, हीड़ और रशिया है, ये चीज़ें रहती है। अब अपने लिखो व्यावसायिक लोक नृत्य, ऐसे लोक नृत्य जिससे क्या होते हैं भाई, ये उनका खानदानी मतलब पेशेवर, पेशेवर पेशेवर का मतलब होता है अपने पूर्वजों के द्वारा ही चला जाता है, चला आ रहा है, और हम उनसे अपने पिता, अपने दादा, अपने परदादा भी इन लोकगीतों के माध्यम से क्या करते थे भाई, अपने गुजारा करते थे अलग अलग स्थानों पर। उसे गा गा कर अपनी संस्कृति को, अपने गानों को लोगों तक पहुंचा पहुंचा कर जो पैसे कमाते थे, तो वो क्या थे, व्यवसायिक थे। और क्षेत्रीय का मतलब होता है क्षेत्र विशेष, क्षेत्र विशेष के भाई हाड़ौती में ये है, ढूंढाड़ में ये है, अपने पश्चिमी राजस्थान में ये सारी चीज़ें रहती है ना। आगे बात है समझ में, है ना। ठीक है, आगे बातें समझ में, चलो। तो कुछ हम बात और भी कर लेते हैं, कुछ ये बात ये भी कर लेते हैं भैया, जैसे कि अपने एक लोकगीत है केसरिया बालम, केसरिया बालम, केसरिया बालम, आओ नी पधारो मारे देश, आओ नी पधारो मारे देश, केसरिया बालम, आओ नी पधारो मारे देश। ये भी अब राजस्थान का एक क्या है, प्रमुख लोकगीत है। राजस्थान का क्या है, एक प्रमुख लोकगीत है। हमने है ना राजस्थान के जो लोकगीत है ना, उनको गाना, उनके बारे में जानना छोड़ दिया है हमने तो। अभी ज़्यादा से ज़्यादा क्या सुना है, सैयारा मूवी देखी है, सैयारा मूवी का गाना सुना है। आपने देख ली सैयारा मूवी? आप थिएटर में बैठ के नहीं रोए तो आपको देखने का कोई मज़ा नहीं है। मैं कहता हूँ अपने चाइना जैसे देश के लोग, बड़े बड़े चाइना देश के बच्चे इन्फ्लुएंसर बन रहे, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं। अमेरिका देश के लोग हैं। देखो दो चीज़ बताता हूँ कि चाइना देश के जो बच्चे हैं वो बड़े बड़े इन्फ्लुएंस बन रहे हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं। अपने अमेरिका जैसे देश के बच्चे हैं वो बड़े बड़े जैसे मेटा है, चैट जीपीटी है, एआई है, इनकी खोज कर रहे हैं। और अपने इंडिया के बच्चे थिएटर में सैयारा मूवी पर गले मिल के रो रहे हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है कि राजस्थान के इतिहास का कोई लड़का है जिसने राजस्थान इतिहास पढ़ रखा है और सैयारा मूवी की वाहियात कहानी पे रो रहा है। जबकि आपने सुना होगा, बागा भारमली की कहानी सुनी होगी, और वीरम देव फिरोजा है ना की कहानी सुनी होगी, और आपने कहीं ना कहीं ये भी सुना होगा, महेंद्र और मूमल की कहानी सुनी होगी। महेंद्र और मूमल की कहानी में दर्द भरा है। उन जैसी कहानियों को सुनने के बाद में भी अगर आप किसी मूवी की फेक स्टोरी पे, आपको पता है ये काल्पनिक है, उसकी स्टोरी पे रो रहे हो तो धिक्कार है, बहुत बुरी बात है। इसलिए राजस्थान की चीज़ों को देखो, केसरिया बालम अवनी पधारो मार देश, उसको गाने को सुनते हो बहुत मज़ा आता है ना। आगे बातें समझ में, लिखो राजस्थान का राज्य गीत है भाई, है ना। मांड गायन शैली में गाया है, ये क्या है, राजस्थान का राज्य गीत है। आगे बात समझ में, ये राजस्थान का राज्य गीत है, राजस्थान का राज्य गीत है। और ये क्या है, ये मांड गायन शैली में गाया गया है, मांड गायन शैली में गाया गया है, मांड गायन शैली में ये गाया गया। आगे बातें समझ, तो इस प्रकार की चीज़ें देखा करो भाई, है ना। केसरिया बालम हो गए, और कुर्जा है, सुबुट्टियो है, मोरियो है ना। कुर्जा है, सुबुट्टियो है, मोरियो है। कौन कौन से, कुर्जा, सुबुट्टियो है, मोरियो है, हैं?
मौर्य मौर्य गीत तो सुना ही होगा, जब आपको पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगा कभी समय मिला आपके साथ मिल जुड़ने का, है ना, तो जरूर हम क्या पढ़ेंगे, मौर्य पढ़ने का प्रयास करेंगे। लिख दो कागा। अगला हमारे सामने रहता है कागा। लिखो भाई, एक गीत और भी रहता है कागा। और ध्यान रखना, राजस्थान में बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो वीरय गीत भी है ना, बहुत सारे गीत है जो वीरय गीत भी है, श्रृंगार गीत भी है, श्रृंगार गीत है, प्रेम गीत है, प्रेम गीत है, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने रहती है। आगे बात समझो, लिख दो, एक एक चीज़ें आपके सामने कंप्लीट है ना। कामण क्या होता है, कामण नहीं सुना कभी? एक पूछ रहा है कि सर कामण क्या होता है, कामण के बारे में बताता हूँ। कामण, कामण क्या होता है कि दूल्हे को, जमाई को, दूल्हे को जादू टोना से बचाने हेतु गाया जाने वाला गीत, गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है, कामण कहलाता है। और अपने गांव में कहते हैं ना, है ना, गांव में कहते हैं ना कि उसके कामण करवा दिए। कामण करवाने का मतलब है तो उस पर क्या करवा दिया, टीका टिप्पणी करवा दी, मतलब जादू टोना तंत्र मंत्र। ये जादू टोना तंत्र मंत्र कहाँ मिलता है भाई, अपने अथर्ववेद में मिलता है, ये चीज भी नोट कर लेना। आगे बातें समझ में, तो अपने नेक्स्ट टॉपिक को लोक नृत्य को लेके चले, है ना, राजस्थान के लोक नृत्य को लेके चलते हैं कि भाई राजस्थान के नृत्यों में कौन कौन से लोक नृत्य बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। कितना समय हुआ है, 1 घंटा हुआ, 1 घंटा बचा है हमारे सामने। तो एक बार मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। हमने सबसे पहले राजस्थान के लोक देवता के बारे में पढ़ा। लोक देवता में अपने कहीं ना कहीं ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, और इन चीज़ों के माध्यम से पंच पेर कंप्लीट हो जाते हैं। और हमने गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, हड़बू जी, जैसे इनके बारे में जानने का, कुछ चीज़ें जानने का प्रयास किया। आगे बात समझ में, और ध्यान ये रखना है कि जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने रहती है, कहीं ना कहीं लोक देवता से संबंध में अपने आज क्षेत्र विशेष, लोक देवता और देवता में बहुत बड़ा फर्क है। देवता तो सर्वगुण है, सभी के सभी उनके पूजा कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। लोक लोक देवता का मतलब होता है क्षेत्र विशेष के प्रमुख लोक देवता होते हैं, अलग अलग जाति समुदाय के अलग अलग लोक देवता होते हैं। आगे बातें समझ में, और फिर हमने लोक देवियों के बारे में पढ़ा था कि आपने सुना है ना कभी न कभी, है ना, माँ करणी की, करणी माता के बारे में सुना है। करणी माता के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं कि भैया जब इन्हें बूढ़ी डोगरी कहते हैं, फिर दाढ़ी वाली डोगरी कहते हैं। क्यों कहा जाता है भाई, क्योंकि जब महिलाएं 100 वर्ष से ऊपर हो जाती है, तब उनकी सफ़ेद दाढ़ी आ जाती है, सफ़ेद बाल आने शुरू हो जाते हैं, है ना, तब उन्हें क्या कहा जाता है, बूढ़ी डोगरी कहा जाता है। और माता करणी के जो मंदिर है, माँ करणी का जो मंदिर है, उस मंदिर के चारों तरफ ऊपर क्या हमेशा चील मंडराते नजर आएंगे आपको। मंदिर में जब भी मतलब जैसे ही प्रवेश करते हैं, तो मंदिर के अंदर क्या, बहुत मात्रा में पैर रखने की जगह नहीं है, इतने चूहे, इतने चूहे होने के बावजूद भी एक भी चूहा आपको मरा हुआ नहीं मिलेगा, चूहे का बच्चा आपको नहीं मिलेगा, है ना। सफेद चूहे के दर्शन, काबा होता है ना, उसके सफेद चूहे के दर्शन शुभ माने जाते हैं, लेकिन चूहा मरा नहीं है। इतने चूहे होने के बाद में भी चूहों का सबसे प्रमुख रोग है प्लेग, वो नहीं फैला है। इससे ज्यादा आशीर्वाद क्या चाहिए, है, इससे ज्यादा माता का परिचय क्या चाहिए, इससे ज्यादा चमत्कार क्या चाहिए भाई, है। सही बात है ये सारी चीजें। और ध्यान ये रखना है कि भाई माता करनी चारण समुदाय की प्रमुख क्या है, कुल देवी है, तो चारण समुदाय उनकी पूजा करते हैं। आगे बातें समझ में, तो ये सारी चीज़ें। और कहा जाता है कि जब भी चल रहे होते हैं और कोई चूहा मर जाए गलती से, तो उसकी जगह चांदी का चूहा चढ़ाया जाता है माता को खुश करने के लिए, हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती है। आगे बातें समझ में, लिख दो भाई। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि नगरना, नागणेशी माता, जीण माता, आशापुरा माता। फिर हमने पढ़ा था कि राजस्थान के मेले और त्यौहार, चैत्र वैशाख हिंदी महीने पढ़ा था। फिर हमने कुछ त्यौहार भी जाने थे। फिर कुछ लोक संत संप्रदाय, दादू दयाल जी, इनके बारे में हमने जानने का प्रयास किया था। फिर हमने लोक संत में जाम्बू जी के बारे में, फिर लोकगीत महात्मा गांधी टैगोर क्या बताते हैं, लोकगीतों के भाग क्या हैं, ये सारी चीज़ें। अब हम जो पढ़ेंगे नया टॉपिक, है ना, लोक नृत्य।
राजस्थान के राजस्थान के लोक नृत्य। लोक नृत्य के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, पढ़ने का प्रयास करेंगे। लगा दो अपने हेडिंग लोक नृत्य, निकलो अपने नोट्स निकाल दो, है ना। क्षेत्रीय लोक नृत्य होते हैं, है ना। क्षेत्रीय लोक नृत्य में अपने पहली बात करते हैं घूमर की, है ना। चीज ध्यान रखना, अपने एक लोक नृत्य घूमर। घूमर, अब घूमर के बारे में कह सकते हैं कि भाई ये क्या है, एक क्षेत्रीय लोक नृत्य है। क्षेत्रीय लोक नृत्य। घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य है। राजस्थान का राज्य नृत्य। कौन सा? घूमर। गाना सुना है? घूमर घाल ए नखराली ए माँ घूमर घाल, सुना ही होगा। है, नृत्यों का सिरमौर कहते हैं, राजस्थान की आत्मा कहते हैं, है ना। नृत्यों का सिरमौर कहते हैं, राजस्थान की आत्मा कहते हैं, नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है, राजस्थान के नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। नृत्यों फिर राजस्थान की आत्मा। राजस्थान की आत्मा। लोक नृत्य घूमर। क्षेत्रीय लोक नृत्य कौन सा लोक नृत्य भाई? क्षेत्रीय लोक नृत्य और राजस्थान का राज्य लोक नृत्य, है ना। और घेरे में महिलाएं अपने गुरी द्वारा, ये चीजें। इस नृत्य में 8 चरण होते हैं, जिसे सवाई कहते हैं, है ना। इस नृत्य में 8 चरण होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। इस नृत्य में 8 चरण होते हैं, और ये 8 चरण क्या कहलाते हैं? सवाई कहलाते हैं। 8 चरण क्या कहलाते हैं भाई? सवाई कहलाते हैं। आगे बात है समझ में। तो राजस्थान के लोक नृत्यों में सबसे पहला लोक नृत्य क्या है? अपने घूमर के बारे में पढ़ा। फिर अपन कर सकते हैं तेरह ताली, रामदेव जी के मेले के दौरान कामड़ी संप्रदाय की महिलाएं करती है ना। तो अपन लिख सकते हैं अगला लोक नृत्य कौन सा भाई? तेरह ताली। तेरह ताली लोक नृत्य। तेरह ताली लोक नृत्य के बारे में और क्या बातें हैं? पहली बात क्या है कि रामदेव जी के मेले में, के मेले में कौन करती है भैया? कामड़िया पंथ की महिलाएं। कामड़िया पंथ की महिलाएं, पंथ की महिलाएं करती है। तेरह मंजीरें बांधती है। तेरह मंजीरें, तेरह मंजीरें बांध करिए। कामड़िया पंथ की महिलाएं होती है, तेरह मंजीरें बांध करिए क्या करती है भैया? नृत्य करती है। आगे बात समझ, जिसमें नौ दाएं पैर पर, दो कोहनी पर, दो हाथों में, है ना। ये लिख दो, नौ दाएं पैर, दो कोहनी, दो हाथों में। कितने हो गए? 13। ये 13 क्या करते हैं भाई? मंजीरे पहन के नृत्य करती। कौन सी? कांवड़ी पंथ की महिला। कब, किस समय? रामदेव जी के मेले के अवसर पर। रामदेव जी के मेले में ये सारी चीजें। आगे बात समझ में। और महिलाएं बैठ कर नृत्य करती है ना। तानपुरा और चौंतारा पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं। तानपुरा और चौंतारा, तानपुरा और चौंतारा, ये क्या है? इसमें पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं। और ये क्या है? बैठ कर नृत्य किया जाता है। बैठकर महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो अपने एक तो क्या रह जाता है? अपने एक तो रह जाता है घूमर, एक रह जाता है तेरह ताली नृत्य। कितने मंजीरे भैया? 13 मंजीरे। आगे बात समझ में। लिख सकते हैं अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के पुरुषों के द्वारा, है ना। लिख दो अग्नि नृत्य।
अग्नि नृत्य। किसके द्वारा? ये चीज़ नोट करना, जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा। जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा। कब किया जाता है? ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है भैया, है ना। आग के अंगारों पर नृत्य किया जाता है। ये जो अंगारे कहलाते हैं, आपके लिए सवाल है, ये अंगारे क्या कहलाते हैं? ये अंगारे क्या कहलाते हैं? जल्दी से बताओ भाई। मतीरा कहलाता है ना। फतेह फतेह बोला जाता है भाई, है ना। क्या कहलाते हैं अंगारे? मतीरे। अंगारे क्या कहलाते हैं? मतीरे। और इनका जो उच्चारण है, उच्चारण क्या है? फतेह फतेह, फतेह फतेह। क्या भाई? फतेह फतेह। तो एक चीज़ ये भी नोट कर लेना कि अपने बिलों का रण घोष क्या है भाई? बिलों का रण घोष, बिलों का रण घोष क्या है? तो लिख देना फाइरे फाइरे, फाइरे फाइरे फाइरे। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंट है। दोनों के बीच में डिफरेंट को जानना, समझना, परखना। जानना, समझना, परखना। ठीक है, आगे बातें समझ में। तो अब ये अपने यहाँ राजस्थान के कुछ लोक नृत्य रहते हैं। अगली बात करते हैं अपने भवाई नृत्य की बात कर लेते हैं, है ना। अगली बात किस करेंगे? भवाई। प्रवर्तक कौन थे भैया? बाघ जी थे, है ना। गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में ये भवाई समुदाय के द्वारा किया जाता है ना। लिखो, अगला लोक नृत्य लिख सकते हैं अपने भवाई। भवाई नृत्य। और भवाई नृत्य क्या है भाई? एक, कह सकते हैं अपन, भवाई नृत्य क्या है? एक व्यावसायिक नृत्य। क्या है? व्यावसायिक नृत्य। और ध्यान रखना, ये उदयपुर संभाग में किया जाता है। उदयपुर संभाग में, उदयपुर संभाग में किया जाता है ना। और ये भवाई समुदाय के द्वारा किया जाता है। ये भवाई समुदाय के द्वारा किया जाता है। ये एक व्यावसायिक नृत्य है। ये क्या है? व्यावसायिक। प्रवर्तक कौन थे? बागा जी। प्रवर्तक कौन थे भैया? बागा जी। लिख दो, प्रवर्तक बाग जी। ध्यान रखना, करतब दिखाया जाता है। और करतब में जैसे कि तलवार से नृत्य, गिलास पर नृत्य, गिलास पर नृत्य। तो ये अपने कहाँ होता है भाई? भवाई नृत्य में सारी चीज़ें होती है। गिलास, तलवार है, कांच की गिलासें हैं, ये सारी चीज़ें, है ना। मटके है, अंगारे हैं, है ना। मटकों पर, अंगारों पर, मटकों पर, मटकों पर, अंगारों पर, अंगार पर 7-8 मटके सर पे रखे जाते हैं। 7-8 मटके क्या है? सर पे रखे जाते हैं ना। गजबन पानी ने चाली, तो वही गजबन डांस करती है भाई। आगे बात समझे। बम नृत्य भरतपुर क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है ना। नगाड़ा प्रमुख वाद्य यंत्र रहेगा। तो और लिख सकते हैं भैया बम नृत्य। बम नृत्य कब किया जाता है? लिख सकते हैं होली के अवसर पर। होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा नगाड़ा वाद्य यंत्र से, नगाड़ा वाद्य यंत्र से। आपका सवाल रहेगा, होली कब मनाई जाती है? आपका सवाल है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना। होली कब मनाई जाती है? हिंदी महीनों के अनुसार अपने होली कब मनाई जाती है?
आगे बात समझे। रशिया नामक गीत भी गाया जाता है इसके दौरान। आगे बात समझे। रशिया नामक गीत भी गाया जाता है। रशिया गीत गाया जाता है। रशिया गीत गाया जाता है। क्या गाया जाता है? रशिया गीत गाया जाता है। तो ये अपने कुछ लोक नृत्य रहते हैं, कुछ रहते हैं। पूरे मैं एक भी टॉपिक पूरा नहीं करवा पाऊंगा। जितनी चीज़ें हैं ना, कम समय में ज़्यादा लिखवाने का प्रयास करूंगा। बाकी चीज़ें बहुत सारी ज़्यादा है। आगे बातें समझ में। तो अपने जो अगली बात करेंगे वो किसकी करेंगे? चित्रकला की बात करेंगे। किसकी करेंगे? चित्रकला के बारे में। तो लिखो हेडिंग चित्रकला। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा चित्रकला, राजस्थान की प्रमुख चित्रकला। राजस्थान की चित्रकला। पहले चीज़ यही रहती है कि भाई मेवाड़ चित्रकला की क्या है जननी? मेवाड़ चित्रकला की जननी है। मेवाड़ हमारे लिए क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चित्रकला की जननी के रूप में कौन से चित्र को जाना जाता है? तो मेवाड़ चित्र। मेवाड़ चित्रकला ने अजंता चित्रकला को आगे बढ़ाया था, है ना? किसको? अजंता चित्रकला को आगे बढ़ाया था। अजंता नाम सुना? और श्रावक प्रतिकरण सूत्र चूर्णी, ये भी नाम सुना होगा। अजंता अजंता चित्रकला को आगे बढ़ाया। नाम सुना होगा श्रावक सूत्र। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये नाम सुना होगा। लिखो ये नाम, है ना? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। 1260 का आड़ में तेज सिंह कमलचंद। किसका भाई? ये 1260 में। कहाँ का? आड़ का। शासक तेज सिंह। तेज सिंह के समय। चित्रकार 1208 आड़ तेज सिंह के समय। चित्रकार बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। ये जो चित्र है उसका चित्रकार बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। कौन है भाई? कमलचंद। सुपार्श्व चरित्रम, है ना? या फिर इसका लिख दो कमलचंद। एक इसका ये लिख दो, वो लिखने की जरूरत नहीं है। कमलचंद, ये तो मेरा उसे दिमाग से निकल गया था, याद आ गया। चित्रकार कौन था? कमलचंद। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी 1260 ईस्वी का है। और आड़ में तेज सिंह के समय चित्रकार था कौन था? कमलचंद। चित्रकार कौन था भाई? कमलचंद। तो ये चीज़ें रहती है इम्पोर्टेंट। लिखो एक एक चीज़ें। फिर बात करते अपने चावंड उदयपुर जो चित्र शैली उसकी, है ना? किसकी बात करेंगे? चावंड उदयपुर चित्र शैली। चावंड उदयपुर चित्र शैली। यहाँ से चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ था। प्रारंभ हुआ था। चित्रकला का स्वतंत्र विकास कहाँ से प्रारंभ होता है? चावंड उदयपुर से माना जाता है। और चावंड अपने मेवाड़। ये लिख देना भाई, है ना? दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में ढोला मारू का चित्रण है भाई।
ये चीज़ ध्यान रखना। दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में किसका चित्रण है? दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में ढोला मारू का चित्रण है। जो भी क्या है वहां पर सुरक्षित रखा गया है। वहां पर क्या है भाई? सुरक्षित सुरक्षित रखा गया है। आगे बात समझ में? एक आध मिनट लिख दो, फिर मैं भी थोड़ा। हम्म। जगत सिंह फर्स्ट, मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल, चित्रों की ओवरी बनाई थी। ये लिख सकते हैं, जगत सिंह फर्स्ट। मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल। मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। इनके समय में चित्रों री ओवरी का निर्माण करवाया, का निर्माण हुआ। और इस चित्रों री ओवरी को क्या कहा जाता है भाई? तस्वीरों कारखानों कहा जाता है। चित्रों री ओवरी और या फिर तस्वीरों कारखानों कहा जाता है। आगे बात समझ में? कंप्लीट है चीज़ें? लिख दो भैया, तस्वीरों रो कारखानों। विशेषता लिख सकते हैं भैया, लाल व चमकीले पीले रंग का प्रयोग, लाल चमकीले पीले रंग का कदम वृक्ष का चित्रण, है ना? विशेषता लिख सकते हैं। लाल व चमकीले पीले रंग का प्रयोग। कदम वृक्ष का चित्रण। एक आध और लिख देते हैं, जैसे कि पीले रंग हो गया, कदम वृक्ष हो गया। लिख सकते हैं अटपटी पगड़ी का प्रयोग शिकार के दृश्य, है ना? तो लिख सकते हैं अटपटी पगड़ी लिख सकते हो। और 4 नंबर लिख सकते हैं शिकार का दृश्य 3D। शिकार का दृश्य बताया गया है। शिकार का दृश्य किसकी बात हो रही है? उदयपुर मेवाड़ चित्रश्री चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ होता है। दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय से ढोला मारू को चित्रण मिलता है। जगत सिंह फर्स्ट, मेवाड़ चित्रकला का स्वर्णकार गोल्डन टाइम पीरियड, चित्र और ओवरी का निर्माण हुआ। तस्वीरों कारखानों का जाता है। विशेषता की लाल व चमकीले पीले रंग का कदम वृक्ष का चित्रण, अटपटी पगड़ी और शिकार का दृश्य। शिकार का दृश्य किसमें बताया भैया? मेवाड़ चावण चित्रशैली की ये विशेषताएं हैं। आ गई बातें समझ में? अगली बात कर लेते हैं भैया अपने देवगढ़ शैली, उसके बारे में, है ना? लिख दो भैया देवगढ़ शैली। किसकी बात करेंगे अपने? एक ज़्यादा तो नहीं लिखाऊंगा, एक ही लिखाऊंगा, देवगढ़ शैली। देवगढ़।
देवगिरी शैली में विशेषताओं की बात करते हैं। क्योंकि देखो आपको पूछा जा सकता है कि कदम वृक्ष की प्रधानता किसमें मिलती है, शिकार दृश्यों का चित्रण सबसे ज्यादा किसमें मिलता है, ये सवाल पूछे जाते हैं। हरे व पीले रंग का प्रयोग होता है। मेवाड़ मारवाड़ ढूंढाड़ चित्रकलाओं का मिश्रण है ना। मेवाड़ मारवाड़ और ढूंढाड़, हरे और पीले रंग की प्रधानता। मेवाड़ मारवाड़ व ढूंढाड़ शैली का प्रभाव। ढूंढाड़ शैली का प्रभाव। क्योंकि देखो मैं फिर अपने वापस चीज़ पे आता हूँ कि जब अपने को क्या है विशेषता पूछी जाती है कि कदम वृक्ष की प्रधानता है, और मेवाड़ मारवाड़ और ढूंढाड़ शैली का प्रभाव, तीनों शैलियों का प्रभाव कौन सी चित्र शैली में दिखता है, ये सारी चीज़ें रहती है। भित्ति चित्र बनाए गए हैं, है ना। भित्ति चित्र की प्रधानता या फिर भित्ति चित्र बनाए गए हैं। बनाए गए हैं। आगे बात समझ में, चीज़ें कंप्लीट है। लिखे तो अपने मेरे सबसे चित्रकला भी बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, कितनी लिखाऊंगा मैं, है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ लिखाऊं तो वो भी पूरी लिखाऊं, लेकिन मन कर रहा है ये भी लिखा दूं ये भी लिखा दूं, है ना। ये सारी चीज़ें हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण रहती है। लिखो भैया। जो अगला हम मन लेके चलेंगे वो चलेंगे आभूषण को। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा, आभूषण का रहेगा। मैं आभूषण के बारे में आपको कुछ चीज़ें लिखवाऊंगा, है कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा मैं। इंटर कहाँ शेयर, ये देखो। अच्छा ठीक, ओके। डाउनलोड्स। अब देखो अपन जब आभूषणों की बात करते हैं तो आभूषण बड़े इंपॉर्टेंट थे इन महिला को, देखो है ना। ध्यान रखना किसी से कोई वाद एकस में मत कर देना, बहुत महंगी चीज है। राजस्थान प्रदेश के नारी के आभूषण देखो, सबसे ऊपर का भाग ये देखो सांकली। आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार देखा होगा, अपनी मम्मी के भी देखा होगा ना। सांकली यहाँ, हाँ यहाँ लटकी होती है। देखो बोर्डो, आपकी मम्मी के यहाँ बोर्ड लटका होता है ना, बोर्डो, है ना। और रकड़ी, रकड़ी भी यहाँ होता है। मेमंद यहाँ, है ना। ये देखो कुमकुम, ये तिलक, बिंदी, ये कहाँ होते हैं भाई, यहाँ लगी होती है। यहाँ यहाँ तिलक होता है, यहाँ बिंदी होती है। कहने का मतलब ये है कि आभूषणों से सवाल ये पूछा जाता है कि नाक का आभूषण है, कान का आभूषण नहीं है, गले का आभूषण है। कहने का मतलब है सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। तो अपने को दूसरी बात, जब जब इस महिला के चित्र को गौर से देखोगे तब इसको एक एरो के माध्यम से बताया गया कि कौन सा चित्र किस स्थान पे है। नाक की बात करता हूँ, देखो रखन चोंप दांत में, ये तो क्या आपने यहाँ से देखो दांत से बनाए गए, कहाँ से, दांत से उठाए गए। जबकि ये एरो इसके लिए कि चोंप, लूंग, नथनी, कांटा, फीणी, कोकी, खीमण, नकफूल, बेण, नथ, बिजली, बुलाक, ये कहाँ के है भाई, ये कहाँ के है। ध्यान रखना, नाक के आभूषण हैं। कहाँ के आभूषण हैं, नाक के। फिर मादलिया, मादलिया कहाँ भी अपने गले का है, कंठी या फिर गलपट्टिया, ये भी गले का है।
है ना। और है ना, ये तिमणिया हमेल, ये तिमणिया हमेल ये भी यहाँ का है। फिर देखो कणकत्ती कंदूर, अपने कहते हैं ना कंदोरो गढ़ा दे मारे, तो कंदोरो कहाँ है, कमर में पहना जाता है। कंदोरा कहाँ पहना जाता है, कमर में पहना जाता है। चंपाकली, है ना। और देखो करधनी, तगड़ी, कंदोरा, आंवला, टणका, चौपुरी, हिरणामैन, तोड़ा, है ना। अपने कहते हैं ना तोड़ी, तोड़ी कहाँ पहनी जाती है, पैरों में पहनी जाती है। घुंघरू कहाँ पहने जाते हैं, पैरों में, है ना। घुंघरू टूट जावेला, पायजेब, है ना। कि पायल भी प्यारी लागे और कुर्ता भी अनमोल कटे, है झुमको भी तो कहाँ की पायल, कहाँ भैया, पैरों में पहने जाते हैं। फिर देखो अपने हाथ में, अंगुली में, हाथ की अंगुली में क्या होती है, बीटी होती है, मुदड़ी, अंगूठी, पवित्री, है ना। फिर छेलकड़ी, पछेलो ये बाजू में होता है ना। तगड़ी, चूड़ा यहाँ पर पहना जाता है। गोखरू, कंकनिया, अंगद, चुड़ली, टड्डा, अणत। और देखो हार झालरो ये गले का आभूषण है। और उगनियों, टोटी, झुमका, बाली ये कान के आभूषण है। कर्णफूल, मुरलिया ये भी कान के आभूषण है। और ध्यान रखना झेला, टिड्डी भलको, टिड्डी भलको कहाँ है भैया, सर का आभूषण है। तो मादलिया गले का आभूषण है। मंगलसूत्र गले का आभूषण है। निम्बोरी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि जब अपन महिलाओं के आभूषण पढ़ते हैं, महिलाओं के आभूषण, तो आभूषण में मैं आपको इतना ही सजेस्ट करूंगा कि ऐसा एक चित्र ले लेना, ऐसी एक फोटो ले लेना, या अपनी लुगाई को पास में बैठा देना, देख लेना कौन सा आभूषण कहाँ पहन रखा है उसने, ताकि आपकी चीजें क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। बाकी तो भाई साहब आभूषण अपने ही राजस्थान में, जो पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र है वहाँ विशेष तो आभूषण बहुत मात्रा में महिलाओं के पहने जाते हैं। चलती फिरती थार गाड़ी, चलती फिरती स्कॉर्पियो गाड़ी है वो तो, है ना। ये बींटी दे तो एक एक्टिवा आ जाए, तो आगे बात समझे। तो ये चीज़ें हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण रहती हैं। तो अब अपने को महिलाओं के आभूषण याद करने का तरीका क्या है, महिला का चित्र लेना है ना। उस महिला को चित्र, जैसे फूंदा ये कहाँ पहना, ये फूंदा। और ये महिला जो है ना कितनी खूबसूरत लग रही है, ये अपनी पूरी आभूषणों से सज्जित है, पूरे आभूषणों से सज्जित महिला है। आगे बात सुन, पूरे आभूषणों से सज्जित महिला है अपनी, कौन सी है भैया, ये किसकी है वो पता नहीं है मेरे को भी, है ना। ये फीणी है, बैंड है, बुलाक है, नथ है, खींबड़ है, कंठी है, गलपट्टिया है, मादलिया है, मंगलसूत्र, निम्बोड़ी, तिमलिया, हमेल, चंपाकली, कणकती, आंवला, टणका, हिरणामैन, तोड़ा, नुपुर, कड़ा, गोर, ये बहुत सारे आभूषण रहते हैं, बहुत सारे अपने आभूषण रहते हैं। तो अब अपने आभूषणों के बारे में ये सारी चीज़ें रहती है। पंजा है, पगमान है, फूलड़ी है, देखो अर्का, अंगूतली, है ना, पोलरी, बिछिया, गुठलो, बहुत सारी चीज़ें रहती है। आगे बातें समझ में। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक की बात करें वो राजस्थान की हस्तकलाओं की बात करेंगे। हस्तकलाएं, हस्तकलाएं क्या होती है भाई, देखो हस्तकलाएं क्या होती, मैं आपको चीज़ बता दूं कि भाई माना, देखो देखो हस्तकलाओं में क्या क्या आ सकता है, हस्तकला में क्या क्या आ सकता है, तो भाई मैंने आपको ये बता दिया। कि ये भाई इंडिया का मैप है, उस इंडिया के मैप में ये 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 और ये, अब इसमें मैं जैसे इसमें ये भर दिया, है ना। इसकी बात यहाँ पे आ गई, और ये यहाँ कर दो, और रेड रेड यहाँ कर दो। ये मेरे कहने का मतलब है मेरे भाई, ये अपने क्या रहती है, ये अपने रहती है चित्रकला, चित्रकला स्वरूप है।
लेकिन अपने हस्तकला क्या होती है? हस्तकला का मीनिंग होता है कि हाथ से बनाई गई कला। बनाई गई वस्तु जिस पर कलाकृति होती है, सजावट होती है, उसको श्रृंगारित किया जाता है, वो राजस्थान की हस्तकलाओं के अंदर शामिल होती है ना। आगे बात समझे तो हस्तकला में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे भाई अपने थेवा कला है ना, मीनाकारी है, तारकशी है ना। थेवा कला, मीनाकारी, तारकशी। जैसे कि लिखो कि भैया लिख सकते हैं थेवा कला, थेवा कला, मीनाकारी, है ना। ये तो इन चीज़ों को ध्यान में ये रखना है कि ये अपने राजस्थान की कला, हस्तकला के अंदर क्या है, शामिल टॉपिक्स है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे हरे रंग के कांच व सोने का कार्य थेवा कला कहलाता है ना। और मुख्य केंद्र प्रतापगढ़ है। इसका केंद्र क्या है? प्रतापगढ़ है। केंद्र प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ है। और क्या होती है? हरे रंग पर कांच से चित्रकारी करके बनाया गया आभूषण है, ये अपने थेवा कला रहती है। तो अब मैं आपको कुछ अपने हस्तकला है उनके केंद्रों की बात मैं आपको करने का प्रयास करूंगा कि केंद्र कौन कौन से है ना। थेवा कला, मीनाकारी। थेवा कला कहाँ की है? प्रतापगढ़ की। मीनाकारी जयपुर की। लिखो भाई, लिखो अपने थेवा कला, है ना। थेवा कला, मीनाकारी, है ना, तारकशी, तारकशी। थेवा कला, मीनाकारी, तारकशी, टेराकोटा, टेराकोटा, ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री, है ना। बादले, बादले, संगमरमर की मूर्तियां, संगमरमर की मूर्तियां। थेवागला प्रतापगढ़, थेवागला। अपने थेवागला कहाँ की फेमस है भैया? प्रतापगढ़ की फेमस है। ये सारी चीज़ें हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण रहती है। लिख दो भाई। और मीनाकारी जयपुर की, तारकसी नाथ द्वारा की। लिखो, मीनाकारी अपने कहाँ की फेमस है? अभी मैंने आपको बताया था जयपुर की। तारकसी नाथ द्वारा की। टेराकोटा मोलेला, मोलेला गांव की कागजी टेराकोटा, कागजी टेराकोटा। ब्लू पोट्री, बादली क्या होता है? एक पात्र होता है, उसकी चारों तरफ ये बीच में पानी भरा जाता है ना, पानी रखा जाता है पानी को ठंडा रखने के लिए, है ना। ब्लू पोट्री कहाँ है भैया? ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र क्या है, ये ध्यान रखना। जयपुर है, जयपुर है, जोधपुर है, जयपुर है। ये ब्लू पोट्री जयपुर लिख दो। बादले जोधपुर लिख दो। और ये संगमरमर की मूर्तियां भी जयपुर, संगमरमर की मूर्तियां भी जयपुर। तो ये अपने राजस्थान की जो हस्तकलाएं हैं उनके कुछ केंद्र है। जैसे कि ये क्या होती है कि हरे रंग पर कांच की मीनाकारी, कांच से चित्रकारी करना और उसके आभूषण बनाना। और बादला क्या होता है पता है? बादला इतना बड़ा जैसे पात्र होता है ना, उसकी चारों तरफ इस प्रकार से वो कपड़ा गूंथा जाता है और फिर उसके ऊपर हैंडल लगा होता है। और यहाँ पानी भरा होता है, यहाँ पानी भरा होता है। और ये कपड़े से गूंथा जाता है ना। और ये किसी धातु का, मेटल का बना होता है।
है ना। संगमरमर की मूर्तियां आप सभी को पता है, संगमरमर क्या एक पत्थर है, उस पत्थर की यहाँ भैया मूर्तियां बनी। तो टेराकोटा, कागजी टेराकोटा कहाँ की फेमस है भैया, मोलेला गाँव की मिट्टी के बर्तन, है ना, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के खिलौने, ये आदि चीज़ें हमारे सामने रहती है जो एग्जाम के दृष्टि से अपने कहीं न कहीं बड़ी महत्वपूर्ण रहती है। कोफ्तगिरी लोहे पर सोने का कार्य है ना, ये अलवर उदय जयपुर अलवर उदयपुर में। कोफ्तगिरी नाम सुना, कोफ्तगिरी, कोफ्तगिरी, कोफ्तगिरी क्या होता है कि लोहे पर सोने का कार्य, लोहे पर सोने का कार्य, और ये जयपुर अलवर का प्रसिद्ध है, के अंदर क्या है, जयपुर अलवर, जयपुर अलवर इनका क्या है भैया प्रमुख के अंदर रहता है, जिनमें ये सारी चीज़ें हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण रहती है, बड़ी महत्वपूर्ण रहती है। अब हमारे सामने लिख दो भाई, मैं आपको कुछ वेशभूषा और पहनावे की बात कर लेता हूँ, वेशभूषा और पहनावे की बात कर लेता हूँ। अपने ये कुछ ही समय बचा है, लेकिन करूँगा पूरी बातें प्रयास। वेशभूषा और पहनावा, ध्यान ये रखना, वेशभूषा और पहनावे में से सवाल कैसे पूछे जाते हैं कि भाई ये वेशभूषा और पहनावा है क्या। प्यारे साथियों, ये चीज़ ध्यान में रखना है। शेर के वस्त्र, कोई शेर के वस्त्र में पगड़ी हो गया, है ना, इसको साफा भी कहते हैं, इसको फेंटा भी कहते हैं। आगे बात समझ में। ओढ़नी कहाँ का वस्त्र है, ओढ़नी तो महिलाओं, सिर का कौन ओढ़ती है, कि महिलाएं ओढ़ती है, ठीक है। दूसरी बात, जैसे कि और बात, धोती ये पुरुषों का आभूषण है ना, और कुर्ती, कांचली ये महिलाओं का आभूषण है, महिलाओं का। पेटीकोट ये भी किन का आभूषण है, महिलाओं का आभूषण है। ये क्या रहते हैं अपने आभूषण, महिलाओं का, माफ करना, ये आभूषण नहीं रहेंगे, वेशभूषा कपड़े रहेंगे, है ना। मैंने अगर आभूषण पढ़ा है तो मुझे ये, आगे बात समझ में। पगड़ी, अंगरखी, अचकन, चोगा, है ना, लिख सकते हैं। अब देखो मैं पुरुषों के आभूषण वस्त्रों की बात कर लेता हूँ। पुरुषों के वस्त्र, पुरुष वस्त्र कह सकते हैं कि भैया पगड़ी, अंगरखी, चोगा, अचकन, धोती, कुर्ता, कमीज, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ये चीज़ें रहती है ना। कमरबंद है, पछेवड़ा है, आत्मसुख है, कमरबंद है, पछेवड़ा, आत्मसुख है, ये अपने पुरुषों के आभूषण रहते हैं। अगर महिलाओं की बात कर दी जाए तो महिलाओं के वस्त्र आभूषण नहीं है मेरी, बार बार महिलाओं के वस्त्र, अगर आभूषण शब्द आ रहा है तो उसको डिलीट मार देना, है ना। आभूषण शब्द आ रहा है तो उसको डिलीट मार देना, उसकी जगह लिख देना वस्त्र, है ना। महिलाओं के वस्त्र में ओढ़नी, कुर्ती, तिलका, दामड़ी, है ना, ओढ़नी, कुर्ती, दामड़ी, कांचली, कांचली, और पेटीकोट, ये इनके क्या हैं, महिलाओं के वस्त्र रहते हैं। किन के वस्त्र रहते हैं भैया, महिलाओं के वस्त्र रहते हैं। अगर आदिवासियों को देख लेते, अंगरखा, अंगोछा, कटकी, आदिवासियों को देखा जाए तो
आदिवासियों के वस्त्र। अंगरखी, अंगोछा, कटकी। देखो आदिवासी समाज अंगोछा पहनते हैं, अंगरखी पहनते हैं, कटकी पहनते हैं, है ना। हम्म, कछालू, फूदड़ी, जवार, तारा, है ना। कछाबू, फूलड़ी, कछाबू है, फूलड़ी है, तारा है, ओढ़नी में तारा बांत, लहर बांत, लहर बांत, ये इनकी क्या है, प्रमुख ओढ़नी रहती है। तो अगर वेशभूषा और पहनावे को देखा जाए तो शेर के वस्त्र, जैसे पगड़ी, साफा, फेंटा, ओढ़नी में शेर, महिलाएं आदिवासियों के लिए अंगरखी है, अंगोचा है, कटकी है, कछाबू है, फूलड़ी है, ओढ़नी में तारा बांध की, लहर बांध की, जवार बांध की, है ना। जवार बांध की ओढ़नी। पुरुषों के वस्त्र में पगड़ी, अंगरखी, चोगा, अचकन, धोती, कुर्ता, कमरबंद, पछेवड़ा, आत्मशोक। महिलाओं के वस्त्र में ओढ़नी, कुर्ती, दामनी, कांचली और पेटी कोट। ये वस्त्र महिलाओं के, पुरुषों के, आदिवासी समाज के हो गए अपने कंप्लीट। आगे बात समझ में लिख सकते हैं भैया। डेपाड़ा, खोयतू, छिंदूरी, है ना। ये भी लिख ही दो यार, है ना। भीलों की, भीलों की धोती क्या कहलाती है? डेपाड़ा, खोयतू, ये भीलों के वस्त्र है। ये ध्यान रखना, चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो अभी हमारे सामने बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। सबसे पहले हमने लोक देवताओं की बात, लेकिन अब एक मेरा यही रहेगा कि मैं पहले करवा दूं, फिर लास्ट में कुछ हल्का सा दोबारा से यहाँ घुमा लेंगे, है ना। ये हो गया अपने वस्त्र आभूषण। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, वो टॉपिक कौन सा रहेगा भाई? अपन कह सकते हैं स्थापत्य कला में हम किन की बात कर सकते हैं, दुर्गों की बात कर सकते हैं। स्थापत्य कला की बात करते हैं, तो आओ थोड़ा सा स्थापत्य कला के बारे में जानते हैं। स्थापत्य कला, मैं आपको दुर्ग तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि दुर्ग में जितना जाए उतना डीप ही डीप है, तो क्या ही पढ़ाएंगे। लेकिन कह सकता हूँ स्थापत्य कला में चीज़ें ध्यान रखना, जैसे दुर्ग है, और क्या आते हैं, छतरी आती है, और क्या आते हैं, मस्जिद आएगी, और क्या आएगा, हवेली आएगी, और क्या आएगी, झील आ सकती, ये चीज़ें। तो देखो, और भैया दुर्ग के अंदर अपने को नाम सुना होगा कभी, अपने ओदक दुर्ग सुना है। ओदक दुर्ग की श्रेणी में होते हैं, जल दुर्ग की श्रेणी होती है ना, रेगिस्तान दुर्ग की श्रेणी होती है, रेगिस्तान, ओदक दुर्ग, जल दुर्ग, रेगिस्तान दुर्ग, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने रहती है। और इन दुर्गों में कुछ अगर, है ना। और छतरियों के बारे में अब आप क्या क्या बताओगे? मस्जिद है, हवेली है, पटवों की हवेली कहाँ है अपने भाई? अपने बात करते हैं पटवों की हवेली, पटवों की हवेली जैसलमेर। पटवों की हवेली अपने कहाँ है? जैसलमेर, है ना। मस्जिद में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, चिश्ती की दरगाह कहाँ है अपने? अजमेर में, अजमेर में। यहाँ पर क्या है, 201/2 दिन का क्या बनता है, उर्स पड़ता है, उसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं, 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। और यहाँ पर क्या है, पहले कुतुब मीनार, कहने का मतलब बहुत सारी चीज़ें। पहले यहाँ था संस्कृत पाठशाला, संस्कृत पाठशाला किसके द्वारा निर्मित थी? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा, विग्रहराज
चतुर्थ के द्वारा यहाँ पर संस्कृत पाठशाला थी, जिसे तोड़वा के 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की यहाँ पर 2.5 दिन का यहाँ बताया उस बरता है ना। बहुत सारी चीज़ें रहती है। और 2.5 दिन के झोंपड़े में 2.5 दिन का यहाँ उर्स पड़ता है 2.5 दिन का। और ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ अपनी अजमेर में पड़ती है। पहले यहाँ पर संस्कृत पाठशाला था, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा निर्मित था। विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा निर्मित क्या था अपने संस्कृत पाठशाला थी। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी रहती है अपने कहीं की जो अपने देखो कहीं की झील है, जैसे कि भाई अपने झीलों की नगरी किसे कहते हैं, झीलों की नगरी किसे कहते हैं, तो अपन कह सकते हैं उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। अब उदयपुर में एक इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है FST। FST FST का मतलब होता है फतेह सागर झील, है ना। उसे क्या कहते हैं, लेक सिटी कहा जाता है उदयपुर को, है ना। आगे बात समझ में। उदयपुर को क्या कहते हैं भैया, झीलों की नगरी कहते हैं। और भैया अपने जैसे अजमेर, अजमेर को क्या कहते हैं, राजस्थान का हृदय कहते हैं। अजमेर को क्या कहा जाता है, राजस्थान का हृदय कहा जाता है। राजस्थान का हृदय क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या है, बीच में है, बीच में है। जब भी अपन बात करते हैं राजस्थान की मैप की, है ना, तो जब राजस्थान की मैप की बात करते हैं ना, तो अपने अजमेर इस साइड में पड़ता है। जब इस क्षेत्र के अंदर अजमेर पड़ता है तब इसे राजस्थान का क्या कहते हैं, हृदय का, तो तब बीचों बीच का क्षेत्र आने के कारण इसे राजस्थान का हृदय की श्रेणी में रखा गया है। और अपने देखो गागरोन है, रणथंभौर है, सुना होगा अपने जैसलमेर, जैसलमेर किले की भी बात करते हैं कि घोड़ा कीजिए काठ कान, पग कीजिए पाषाण का, बख्तर कीजिए लो कान, तब पूछे जैसाण। ये जैसलमेर किले के बारे में कहा जाता है। अपने जालोर किले की कुंजी किसे कहा जाता है, कि शेवाणा के किले बालोतरा वहाँ है। जालोर के किले के बारे में कहा जाता है कि भैया कौन कौन सी उक्ति फेमस है जालोर के, हैं कहा जाता है ना, राई रे भावराते क्या। तो कुछ उक्तियाँ लिख लिख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भैया जैसलमेर किले के बारे में। जैसलमेर किले के बारे में, तो जैसलमेर किले के बारे में यही कहते हैं कि भैया यहाँ पर पत्थर की टांगें यहाँ लेकर जा सकती है। पत्थर की टांगें ही जैसलमेर के किले तक पहुंचा सकती है। और घोड़ा कीजिए काठ का यानी लकड़ी का घोड़ा हो, पग कीजिए पाषाण पैर होने चाहिए पत्थर के, बख्तर कीजिए लोह का शरीर का ये भाग लोहे का हो, तब भी आप जैसलमेर तब पहुंचे जैसाण जैसलमेर पहुंच सकते हैं। फिर अपने बात करते हैं शिवाना किले की, है ना। अपने बात करते हैं शिवाना, शिवाना। और फिर अपने करते हैं जालोर, है ना। तो आप देख सकते हैं भाई शिवाना को क्या कहते हैं, जालोर किले की कुंजी कहते हैं। जालोर किले की कुंजी कहा जाता है। और जालोर को के लिए बड़ी उक्ति फेमस है कि भैया रायरा भाव राते क्या, रायरा भाव राते क्या, रायरा भाव राते क्या। ये अपने कहाँ के है। और ये किस किले के बारे में कहा जाता है कि मैं मुसलमान ऐसे एक किले 10 किले को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता हूँ। आपने कभी न कभी जब खिलजी वंश पढ़ते हैं ना, तो जलालुद्दीन खिलजी नाम सुनोगा। खिलजी का नाम क्या है शासक का, जलालुद्दीन, है ना। तो जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर किले को जीतना चाहा था। रणथंभौर किले के चारों तरफ घेरा डाला था 1291 में। पर जब 1291 में घेरा डाला जीत नहीं पाता है, तब उसने कह दिया अंगूर ना मिलने पर खट्टे हैं। उस क्यों उसने कह दिया किले को जीत नहीं पाए, तब कह दिया कि ऐसे किले में मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं समझता हूँ, है ना। फिर अलाउद्दीन खिलजी इसका भतीजा था, इसका भतीजा, जो 1301 में रणथंभौर को क्या करता है, जीतता है, विजय विजय करता है। तो अगर अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान अभियानों की भी बात करें तो भाई कितने अभियान हैं अपने, है ना। अपने अभियान कितने हैं, तो लिख सकते हो। ये साथ साथ में चीज़ें ये भी लिख दो, अलाउद्दीन के राजस्थान अभियान। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लिखाने की है, आपको बताने की है आपको, है ना। मेरे जितने भी साथी हैं उन सभी को सारी चीज़ें बताने की है। लेकिन देखो 1301, 1303, 1308 और 1311 कहाँ कहाँ पर हुआ था, रणथंभौर, चित्तौड़, शिवाणा,
और जालोर, है ना। रणथंबोर, चित्तौड़, सिवाना और जालोर, ये ध्यान रखना। 1301 में कहाँ पर? रणथंबोर में। 1303 में चित्तौड़, 1308 सिवाना, 1311 जालोर में। जालोर के अंदर शासक कौन थे भैया? कान्हड़ देव और उसका बेटा वीरम देव। वीरम देव और फिरोजा की प्रेम कहानी पता है। फिर यहाँ पर सातल देव, सातल देव और अपने रतन सिंह, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने राजस्थान इतिहास के अंदर भी शामिल है और कला संस्कृति में भी ये चीज़ हमारे कहीं ना कहीं शामिल रहती है। फिर अगली जो बात करते हैं अपने जालोर किला हो गया और अपने रणथंबोर का किला, रणथंबोर का किला और अपने कुंभलगढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला और अपने विजय स्तंभ, विजय स्तंभ। एक एक दो दो लाइन इनके बारे में लिखने का प्रयास करते हैं। रणथंबोर का किला कि मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं समझता, मुसलमान के एक बाल के बराबर ये किला नहीं समझता हूँ। कुंभलगढ़ के बारे में कि सर से नीचे से ऊपर देखने पर सर की पगड़ी गिर जाती है, सर की पगड़ी गिर जाती है। विजय स्तंभ ध्यान रखना, विजय स्तंभ के बारे में क्या कहा जाता है भाई? इन्हें भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है। और इसकी तीसरी तीसरी मंजिल पर क्या है? 9 बार अल्लाह लिखा है, 9 बार अल्लाह लिखा है। 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं बनी हुई है ना। और ये 9 मंजिला इमारत है, कितनी मंजिला? 9 मंजिला इमारत है। ये सारी चीज़ें हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण रहती है। फिर और चीज़ें देखो, अगर किले होगी, छतरी, छतरी में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी देखो, है ना। छतरियों में देखो, जैसे हवेली, पटवों की हवेली कहाँ है भैया? अपने जैसलमेर में। और छतरी अपने, ये देखो, रणथंबोर मुसलमानों के एक बाल के ऊपर, ये किसने कहा था? जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। जब दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं तब गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी, ये 5 वंश अपन पढ़ते हैं। कितने वंश पढ़ते हैं? 5 वंश पढ़ने पढ़ते हैं। आगे बात समझ में? हम्म। लिखो भैया की जानकारी। आगे बात समझ में? तो अब हमने कितने टॉपिक पढ़ने के प्रयास किए थे भाई? सबसे पहले से बात करते हैं अपन, अपने राजस्थान के लोक देवता पढ़े थे, है ना। तो राजस्थान के लोक देवता अपन किन किन की बातें की भैया? पंचपीरों की बात करती है, गोगा जी, पाबू जी, मियाँ जी, मंगलिया, रामदेव जी और हड़बू जी के बारे में बात की है। और ददरेवा चोरों से सर्प रक्षक देवता मूर्ति, जो सर्प की आकृति बनी है, ओल्डी सांचोर, वहाँ बुलाया जा रहा है, ओल्डी सांचोर, पोखरण जैसलमेर, रामदेव जी, पचरंगी देवता नेजा, मेघवाल भक्तरी क्या कहलाते हैं, तेजा जी, खरनाल, नागौर, ससुराल, पनेर, अजमेर, गोड़ी लीलन। ये सारी चीज़ें हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण रहती है। फिर फिर हमने ये भी पढ़ा था कि इनकी जो भजन ब्यावले कहलाते हैं, रात्रि जागरण जम्मा कहलाते हैं, ग्रंथ 24 वाणियाँ हैं, है ना। तो पंचपीर में शामिल नहीं, ज़्यादातर तेजा जी के बारे में सवाल ये पूछा जाता है हमारे कहीं ना कहीं। फिर अपन जो बात करते हैं लोक देवियों में, करनी माता, जो हमने देशनोक बीकानेर बताया, चू वाली देवी, सफ़ेद चूहा काबा कहलाता है, जिसके दर्शन क्या हैं? जिसके दर्शन शुभ माने जाते हैं। चीलवान है, बूढ़ी डोगरी कहा जाता है ना, बूढ़ी डोगरी कहा जाता है। और फिर हमने नागनेची माता, नगना बालोतरा, राव धुवड़ कर्नाटक से मूर्ति लाते हैं, चक्रेश्वरी माता कहते हैं, रावजोधा मेहरानगढ़ में माता के मंदिर का निर्माण करवाया, जीन माता रेवास और सीकर में पृथ्वीराज फास्ट के समय राव हट्टड़ ने मंदिर का निर्माण करवाया। मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। केंद्र सरकार आज भी इस देवी के लिए मंदिर में ज्योति के लिए घी भेजती है। आशापुरा मंदिर नाड़ोल पाली में लक्ष्मण राज चौहान के द्वारा महिलाएं मेहंदी नहीं लगाती और घूंघट अनिवार्य था, है ना। आई माता बिलाड़ा के अंदर है भैया। फिर हमने बात की मेले और त्योहार, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, आसूज, कार्तिक, मिक्सर, ये सारी चीजें। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि भाई श्रावण शुक्ल की तृतीया को छोटी तीज मनाते हैं, जिससे त्योहारों की शुरुआत की जाती है। अपने राजस्थान में ये भी कहा जाता है कि तीज त्योहार बावड़ी और ले डूबी गणगौर, है ना। और फिर हमने चैत्र शुक्ल की तृतीया को गणगौर यानी त्योहार की समाप्ति मानी जाती है। फिर हमने मुहर्रम, मुस्लिम महीने, पवित्र माह है, रोजा रखते हैं, है ना। कृष्ण पक्ष को हरियाली अवश्य
अमावस्या। फिर हमने कुछ त्योहार पढ़े थे कि भैया श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हरियाली अमावस्या मनाते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को छोटी तीज जिसे त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है। फिर हमने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार, भाई बहन का त्यौहार बताया। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया को बड़ी तीज, सातुड़ी तीज या फिर कजली तीज कहा जाता है। और तीज बूंदी की फेमस रहती है। तीज बूंदी की फेमस रहती है, ये चीजें ध्यान में रखना। और उसके बाद में हमने ये भी जाना था कि राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय, दादू दयाल की बात की थी, सुंदरदास जी की बात की थी, जाम्बो जी की बात की थी। और उसके बाद में हमने राजस्थान के लोकगीत, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर कथन जाने थे, जन सामान्य के लोकगीत, व्यवसायिक लोकगीत, क्षेत्रीय लोकगीत। फिर हमने केसरिया बालम है, कुर्जा है, सुबुटियो है, मोरियो है, कागा है, वीरे गीत है, कामण है, इनके बारे में पढ़ा था। फिर हमने राजस्थान के लोक नृत्य, घूमर है, तेरे ताली नृत्य है, अग्नि नृत्य है, रणघोष पढ़ा, भवाई नृत्य, बम नृत्य, ये सारी चीजें पढ़ी थी। फिर हमने चित्रकला में मेवाड़ चित्रकला है ना, श्रावक प्रतिकर्म, सूत्रचूर्णी पढ़ा था, चावन उदयपुर शैली पढ़ी थी, विशेषता पढ़ी थी। हमने देवगढ़ की विशेषता भी पढ़ी थी। उसके बाद में हमने महिलाओं के आभूषणों के बारे में जानने का प्रयास किया था। उसके बाद में हमने हस्तकलाओं के बारे में जानने का प्रयास किया था। फिर हमने तेवा कला, मीनाकारी, तारकसी, टेराकोटा, ब्लू पोट्री, पादले, संगमरमर की मूर्तियां, कोफ्तगिरी, वेशभूषा और पहनावे में हमने सिर के वस्त्र, ओढ़नी, आदिवासियों के वस्त्र, भीलों के वस्त्र, पुरुषों के वस्त्र, महिलाओं के वस्त्र जाने थे। फिर हमने स्थापत्य कला में दुर्ग, छतरी, मस्जिद, हवेली, झील, इनके बारे में हल्का सा अध्ययन किया था। और फिर अंत में हमने कुछ जैसलमेर, शिवाना, जालो, रणथंभौर, इनके बारे में। फिर अंत में हमने अलाउद्दीन के कुछ अभियान भी पढ़े थे। आगे बात समझ में। तो प्यारे साथियों, ये तो ये अपनी राजस्थान की कला संस्कृति की बेहतरीन संक्षिप्त में सभी टॉपिक्स को क्लियर करने की क्लास। आशा करता हूं ये आपके एग्जाम के दृष्टि से रिवीजन के तौर पे एक रिवीजन के फटाफट रिवीजन कह सकते हैं, सुपर फास्ट रिवीजन कह सकते हैं, उसके तौर पर आप यूज कर सकते हो। तो मिलेंगे अपन एक नए सेशन में, एक नए जोश, एक नए सब्जेक्ट, नए जुनून के साथ में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे साथियों अवसर अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर के साथ जुड़िएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्यारे साथियों नोटिफिकेशन ऑन भी कीजिएगा, सारी चीजें आपको अवेलेबल रहेगी। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको सेशन कैसा रहा, क्या चीजें इंप्रूव हुई। मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम, खम्मा गणी, जय श्री राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।